नाज़रीन किराम, ईद का दूसरा दिन मुबारक। आज भी ईद की खुशियां ताज़ा हैं। घरों में मुस्कुराहटों की रोशनी अब भी जगमगा रही है और मुलाकातों का सिलसिला अभी थमा नहीं। कहीं मेहमान नवाजी की गर्मजोशी है, कहीं बच्चों की ईदी की खुशियां हैं और कहीं रिश्तों की वो मिठास है जो ईद के दिनों को आम दिनों से मुख्तलिफ बना देती है। लेकिन इन्हीं खुशियों के दरमियान हम अपने गिरदोपेश की दुनिया से भी बेखबर नहीं रह सकते। खित्ते की फ़ज़ा में कशीदगी है। मुस्लिम उम्मा के कई हिस्से आजमाइश से गुजर रहे हैं। गजा की सरजमीन आज भी तबाही और दुख की दास्तान सुना रही है और कई इलाकों में जंग और बेचैनी का साया मौजूद है। पाकिस्तान भी अपने हिस्से की एक बड़ी जिद्दोजहद में मसरूफ़ है, जहां दहशतगर्दी के खिलाफ एक मुसलसल जंग लड़ी जा रही है। ऐसे में ईद हमें याद दिलाती है कि यह महज एक त्यौहार नहीं, बल्कि अल्लाह ताला का वो तोहफ़ा है जो रमज़ानुल मुबारक की इबादतों के बाद उम्मत को अता किया जाता है, ताकि मुसलमान शुक्र अदा करें, उम्मीद को जिंदा रखें और एक दूसरे के साथ खुशियां बांटें। बिल्कुल, और शायद यही ईद का असल पैगाम भी है कि आजमाइशों के दरमियान भी उम्मीद की शमा रोशन रखी जाए। इसी एहसास, इसी खुशबू और इसी उम्मीद को आप तक पहुंचाने के लिए हम हाजिर हैं एक ऐसी महफिल के साथ जहां बातों में अपनायत भी होगी, रिवायतों की महक भी और मुस्कुराहटों के रंग भी। आज की इस नशिस्त में ईद के किस्से भी होंगे, कुछ दिलचस्प गपशप भी होगी और उन लम्हों को भी याद किया जाएगा जो हमें याद दिलाते हैं कि खुशी बांटने से बढ़ती है। नाज़रीन, मैं हूँ ईमान नवाज और मेरे साथ मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। आइए ईद के इस खूबसूरत दिन को बनाते हैं और भी यादगार, कुछ दिल की बातों के साथ, कुछ हल्की फुल्की शरारतों के साथ और ढेरों मुस्कुराहटों के साथ। एक बार फिर आप सबको ईद मुबारक। और ईद की खुशियां हमारे साथ बांटने के लिए हमें आज ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा नईम हैदर पंजोथा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पंजोथा साहब, थैंक यू वेरी मच और ईद मुबारक। तमाम आपकी टीम को, आप सबको, स्टूडियो में बैठे तमाम मेहमानों को बहुत बहुत मेरी तरफ से ईद मुबारक। खैर मुबारक। और इसी के साथ हमें ज्वाइन किया है हसन अयूब साहब ने। आप सीनियर तज्जियाकार हैं और एक तवील अरसे से सहाफ़त का हिस्सा हैं। अस्सलाम वालेकुम हसन साहब, ईद मुबारक आपको बहुत बहुत। आपको भी ईद मुबारक हो। और पंचोता साहब को तो सबसे ज़्यादा डबल ईद मुबारक है। इनको 2 मरतबा तो मैंने वेलकम किया था। अच्छा। तो वो 2 मरतबा वो मेरे वाले को उन्होंने आपके खाते में डाल दिया। ओके। तो देखें, ईद मुबारक है, अच्छा एक दिन है, बड़ा दिन है और वेलकम करना चाहिए जी। इस तरह के प्यारे दोस्त जब आ जाएं, ईद के दिन मुलाकात हो जाए और इतना खूबसूरत इंसान हो। आपने ये किया है कि एक म्यान के अंदर 2 तलवारों को डाल दिया, एक सोफे पे दोनों। अच्छा, जैसे जा रहा है ना। देखिए कौन सा हम कई दफ़ा बैठे हैं इकट्ठे, कभी दस्तों गिरबान नहीं हुए, एक मरतबा तलखी हुई है और वो भी ख़त्म हो गई हमारी। तो मैं तो दिल में बात रखता नहीं हूँ। अभी तक आपने एक म्यान में 2 तलवारों वाली बात कर रहे हैं आप। नहीं, मतलब शो में हम देखें ना, अपोजिट होते हैं ना। हाँ, तो आज तो कौन सा वो वाला शो है? अलग कुर्सियां थी, आज एक सोफे पे दोनों बैठ गए। आज क्योंकि ईद है ना, तो ईद की खुशियां। और हमें ज्वाइन किया है अनम अहमद साहिबा ने, एंकर पर्सन है और मेरी तो कलीग भी रह चुकी हैं और इनसे बहुत कुछ सीखा भी है। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। ईद मुबारक। ईद मुबारक शहाब, आपको, ईमान आपको और आपके सारे देखने वालों को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। और आपको देख के बड़े अरसे के बाद मुझे बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू, थैंक यू। और इसी के साथ हमें ज्वाइन किया है शहरोज ने, मिमिक्री आर्टिस्ट हैं, आप सभी जानते हैं, इनको देखते भी हैं। अस्सलाम वालेकुम शहरोज, ईद मुबारक। बहुत बहुत ईद मुबारक आप सबको भी। वालेकुम सलाम। आपकी पूरी जो टीम है सबको ईद मुबारक। और ये शहरोज की तरफ से थी ना, ये शहरोज की आवाज़ अभी तक शहरोज की आवाज़ as of yet। और हमें प्रोग्राम में सुरों से इस पूरे प्रोग्राम में जान बिखेरेंगे हनान अशरफ ने भी ज्वाइन किया। थैंक यू वेरी मच हनान फॉर योर टाइम। गुफ्तगू का सिलसिला बिल्कुल शुरू करते हैं। पंजोता साहब, ईद बचपन की कैसी थी और अब कैसी है? देखें, बचपन की ईद उस वक्त थोड़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट भी होती थी। कपड़े दर्जी के पास, कौन सा दर्जी, किधर से कॉटन का सूट लेना है, वाशन वेयर लेना है, बोस की ज़रा नीचे खेड़ी होगी, क्या होगा, एक पूरा वो होता था। लेकिन अब तो वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। हुण तो पुराने सूटों थी गुजारा, बस ये होता ही नहीं है कि बस ठीक है पहन लेंगे और हो जाएगी। ईद के ऊपर जो है वो ज़ाहिरी बात है, अब ये ख़ास तौर पर 2-3 ईदें ऐसी गुजरी हैं। खान साहब जेल के अंदर हैं, तो वो ज़ाहिरी बात है हमें ईद का मौका या कोई भी इस तरह खुशी का इवेंट आता है तो खान साहब को मिस करते हैं कि वो हों, तो खुशियाँ दोबाला हों। हल्के की आवाम जो है, हल्के के लोग इलेक्शन लड़ने के बाद वो डेरे के ऊपर आते हैं और दिन ऐसे ही मसरूफ़ गुजरता है। और दूसरे दिन भी यही इसी तरह से लोग आते हैं और 3 दिन हल्के के लोग ही आते रहते हैं। फैमिली के लिए बड़ा टाइम कम हो गया। जो आज सूरत हाल चल रही है पॉलिटिकल सिनेरियो के अंदर, जो हालात चल रहे हैं, उस सारी सूरत हाल के अंदर बड़ा मुश्किल हो गया फैमिली के लिए टाइम। तो ये चीज़ बड़ी मिस करते हैं कि वो टाइम ज़्यादा से ज़्यादा दे सकें। बिल्कुल ऐसे ही है। हसन साहब, आपकी ईद कैसे गुजरती है? क्या मसरूफियत रहती है आपकी ईद पे? देखिए, पहले तो नमाज़ पढ़ता हूँ। पता नहीं पंजोता साहब ने बताया नहीं, जिक्र नहीं किया नमाज का। क्या बात है यार, बिल्कुल जी, नमाज क्या बात है।
वो तो देखे ना, हर मुसलमान पढ़ता है ना, जो नमाज नहीं पढ़ता वो तो मुसलमान नहीं है। मसरूफियात पूछ रहे थे तो मसरूफियात में जिक्र नहीं, नहीं किया ओवरऑल ना। अगर आप वो डिटेल तो हैं कि मैं इतने बजे जागता हूँ, 6 बजे का अलार्म होता है, वो फिर कह मैं रहे मुंह पूरा धोता हूँ, schedule फिर नहीं मैं बताया मैंने। नहाता हूँ, फिर मैं कपड़े पहनता हूँ, फिर मैं हसन अयूब साहब को कॉल करता हूँ कि मैं मस्जिद में जा रहा हूँ तो प्लीज आप भी आ जाइए। मतलब ये तो नहीं था ना, सिंपल बात है कि किस तरह एक्टिविटी क्या हो। देखिए मैंने आपके शो में जान डाल दी ना। जान डाल दिया अच्छा जी, अब ये है कि लत्ता पैर बाहों भी डाल दो। चलिए, आपकी क्या मसरूफियत है? होता ही है जी कि सबसे जो मेरे लिए अब फिर टास्क होता है, वो छोटी बेटी है मुनीसा, उसको उठाना फिर मस्जिद लेके जाना। मतलब बेटा तो है वो बड़ा उठ जाता है, थोड़ा समझदार है, लेकिन हमारी तो ख़वातीन जाती हैं मस्जिद में, और ख़वातीन का अलग सेक्शन है, मस्जिद अयूब है, मेरे दादा के नाम पर मस्जिद है वो। और उसमें होता ही है कि अलग उनकी एंट्रेंस भी अलग होती है ख़वातीन की, लेकिन जमात वो इमाम साहब के पीछे ही पड़ी जाती है, एक ही खुतबा होता है, और उसमें बेटी को उठाना बड़ा मुश्किल काम है, वो उठती नहीं है, और उसको उठाने के बाद फिर मस्जिद के लिए तैयार कराना, नहलाना, फिर थोड़ी बहुत ही माँ गुस्सा करती है उनकी, तो मैं उसको कहता हूँ जी गुस्सा ना करो, अब ये दिन बच्चों का है, इनकी मनमानियाँ करने दो। और ये है कि जाते थोड़ा सा जो है ना डाउन स्लो है, लेकिन वापसी पर बच्चों की जो है ना एनर्जी पूरी भरी हुई होती है। फिर बच्चों के साथ बैठना, दादी भी साथ होती है उनकी, वालिद साहब तो मेरी दुनिया में नहीं रहे, बड़ा भाई है, हम दोनों भाई रहते हैं। आई लिव इन अ विलेज फतेहजंग रोड के ऊपर, आई लिव इन अ फार्म हाउस बेसिकली, तो वहाँ पर एक हमारी अपनी दुनिया है जी, और लोग आते हैं, तकरीबन 1000 से 1500 के करीब लोग हर ईद पर मेरे वालिद साहब के ज़माने से आते हैं ईद मिलने के लिए इलाके के। और ये है कि भाई तो मेरा जो है वो सुबह बेचारा बाहर जाता है, पहले वाले साहब होते थे तो रात गए तक मेहमान आते तो हैं, सियासत भी देख रहे होते हैं, तो सियासत की वजह से ही ना जी। और लेकिन हमारी सियासत थोड़ी मुख्तलिफ किस्म की है। ओके। ये सियासत नहीं है, ये बेसिकली लोगों के साथ एक मेल जोल है, एक राह रस्म है, एक ताल्लुक है। ये ज़ाती ताल्लुकात के ऊपर बेस करता है, ये नजरियाती नहीं है, ये ज़ाती ताल्लुक होता है। उसमें मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर वो मिसाल के तौर पर आज मुस्लिम लीग नवाज में है, अगर वो इंडिपेंडेंट भी हो तो वो लोग साथ ही हैं, अगर वो लोग वो किसी और पार्टी में भी हो तभी वो साथ हैं। अब आप समझ रहे बात? तो ये वो ज़ाती हैसियत वाले लोग हैं। लेकिन अब जैसे आई डोंट नो कि पंचोता साहब खुद सियासतदान हैं, इनकी क्या सिस्टम चलता है देहातों में, कुछ थोड़ा बहुत नजरियाती होता है, ज़्यादा वोट बैंक ज़ाती ही होता है, और वो ज़ाती वोट बैंक के या अपने ज़ाती ताल्लुकात के ऊपर, मरने जीने के ऊपर, लोगों की गमी शादी के ऊपर, या लोगों के साथ थाना कचहरी के ऊपर, वो बेसिकली आपका एक बॉन्ड बनता है और रिश्ते बनते जाते हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो आपका मुखालिफ है, उसका मुखालिफ ऑटोमेटिकली वो आपका साथी बन जाता है। एग्जैक्टली। ये वहाँ पर एक धड़ा जिसे कहते हैं धड़ा, ये धड़े की सियासत होती है, ये ताल्लुक होता है। बिल्कुल। अच्छा, पंजोता साहब ने कहा कि उनकी पिछली 2-3 ईदें जो हैं वो बड़ी थोड़ी सियासत और खान साहब के जेल में होने की वजह से अफेक्ट भी हुई हैं, आपकी भी होती हैं, आपको याद आती है? देखिए बात यह है कि ईद उल फितर ये वो दिन है जो कि यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल के बाद भी हम मुसलमान ये खुशी मनाते हैं, ये रमज़ान मुबारक की खुशी मनाते हैं आप। ये तो बड़े बड़ी सहाबा इकराम दुनिया से चले गए, ठीक है, जो उनकी के सामने तो हमारी कोई हैसियत नहीं है। तो ये तो अल्लाह के अहकामात हैं जिसके ऊपर आप ये खुशी मनाते हैं। ये खान साहब तक तो उसको आप नहीं कर सकते, क्लब नहीं कर सकते। हुकूमत गई तो फिर तो शायद हो जाए। हुकूमत भी जाए जी, हुकूमत जाए, हुकूमत की क्या अहमियत है? हुकूमत की कोई अहमियत नहीं है। ये अल्लाह का कानून है, ये अल्लाह का दस्तूर है, ये शरीयत मोहम्मदी है, इसके मुताबिक आपने चलना है। और ये ईद उल फितर क्या है? ये रमज़ान अल मुबारक की इबादत की खुशी में कि आपको अल्लाह ताला ने रमज़ान मुबारक का मुकद्दस महीना दिया जिसमें आप अपने गुनाह बख्शवा सकते हैं, तो उसके लिए ये अल्लाह ताला ने दिन रखे। और फितराना आप इसलिए अदा करते हैं कि जो लोग इस दिन अपनी खुशियां नहीं मना सकते उनको भी आपने सपोर्ट करके, तो तमाम कम्युनिटी बेस्ड आपने इस खुशियों को रखना है। बिल्कुल। तो ये इसके पीछे जो है वो विजडम है। बहरहाल इस विजडम को लिमिट नहीं कर सकते इमरान खान साहब का या उनकी जेल के साथ। ठीक है, अनम से ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ, ये भी ਤੁਸੀਂ ठीक ना है करो इसके ਤੁਹਾਨੂੰ क्या करे ਤੁਸੀਂ करो। शरीयत मोहम्मदी या वो तो अपनी तरफ से इकरामात चले नहीं वो है ना ठीक अपनी, हाँ। है, सामने तो लेकिन मेरे फर्क होता है। फॉर एग्जांपल ईद से 1-2 दिन पहले आपके साथ कोई ऐसा सान्या हो जाए, जाहिर ठीक है, तो फिर आपको ये तो नहीं हो सकता ना कि आप ईद उसी तरीके से मनाएं उसी जिस तरीके से नहीं होगी, मनाएंगे तो सही, लेकिन मनाएंगे वो तो सही, रौनक नहीं होगी। लेकिन वो रौनक या वो पिछले दिल में रमज़ान में नहीं जी मेरे फादर इन लॉ का इंतकाल हो गया। वो 2-3 माह बड़ी क्रिटिकल रहे, आईसीयू में रहे, और यहाँ पर ही आपके साथ ही एक हॉस्पिटल है, उसमें वहाँ हॉस्पिटलाइज रहे, यहाँ पर एडवांस नाम है हॉस्पिटल का। और
काफ़ी उनकी क्रिटिकल सिचुएशन रही। मेरी मिसेज भी बड़ी मतलब वालिद के साथ लगाव होती है बेटियों का, तो वो बड़ी मतलब कहते हैं ना कि शैटर्ड थी। लेकिन ईद के दिन मैंने उसको कहा, मैंने कहा देखो ये अल्लाह ताला ने का अहकामात हैं, इसमें आप ना वो करो। तो वो फिर मस्जिद भी गई, उस तरह गई, बच्चों के साथ उसने प्यार भी किया, थोड़ी देर वो बच्चों को उसकी खुशी में रखी। और ये आप खुशी इस बात की मनाते हैं कि अल्लाह ताला ने आपको रमज़ान मुबारक का महीना दिया, इसलिए गम नहीं आ सकता, इसमें गम को ऐड नहीं कर सकते। क्लैरिटी रखें अपने जहन के अंदर। बीइंग अ मुस्लिम हमारा अकीदा है। देखिए मेरे वो मतलब फादर लॉ थे और प्लस मेरे मामू भी थे, सगे मामू थे, और मेरा एक ताल्लुक रहा उनसे। मुझे भी अफसोस था, लेकिन अफसोस एक होना अलग बात है, शरीयत के सामने तो फिर इंसान जो है ना उसके साथ ही आपको जाना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। अनम, आपकी ईद कैसे गुजरती है? एक तो अनम अफजल जब आप थी तब आपकी ईद कैसी होती थी, और अब अनम अहमद की ईद कैसी गुजरती है? अच्छा, कोई ज़्यादा अनम अहमद और अनम अफजल में थोड़ा सा फ़र्क तो ज़रूर आया। मुझे लगा आप पूछेंगी कि ये 10-12 साल का जो मेरा करियर है उसमें ईद कैसी थी और उससे पहले ईद कैसी थी। अगर आपको मैं वो बताऊं तो शहाब को भी पता है, जब हम न्यूज़ कर रहे होते हैं या हम टीवी पे काम कर रहे थे तो हमारी ईदें जो हैं वो स्टूडियोज़ में यहाँ जैसे आप लोगों के साथ ही गुजर रही हैं। लेकिन अगर मैं आज आप मुझे छुट्टी मनाने देते तो इस वक्त मैं घर पे बैठ के कहीं कुछ काम कर रही होती या सो रही होती। तो ये थोड़ा सा फ़र्क है जब से हम मीडिया में आए हैं। और शादी से थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है, फिर एक दिन डिवाइड हो जाते हैं। पहला दिन आपने इन लॉज में गुजारना है, दूसरा दिन जो है वो जाके मैके में जाके गुजारना है। तो नॉर्मली शादीशुदा लड़कियों की यही ईद होती है। और शहरोज़, आपकी ईद कैसी होती है? ईद की जो खुशियाँ फैमिली के साथ, बच्चों के साथ गुजरे। सुबह तो सबसे पहले जो रूटीन है कि कब्रस्तान जाना, दादा की कब्र पर हाज़िरी, दादी की कब्र पर हाज़िरी देना, फिर नमाज की तैयारी, वालिद साहब के साथ जाना। और ईद का सबसे स्पेशल दिन होता है ना कि वालिद साहब के साथ गले मिलना, ईद मुबारक। और जो आजकल सोशल मीडिया में मीम्स वगैरह भी चल रही होती हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा गुजरता है। और माशाल्लाह मेरी छोटी बेटी सब 15 मंथ्स की, तो लास्ट ट्रिप उसके साथ बड़ी अच्छी ईद गुजरी। तो ये फिर दूसरे दिन ही होता है कि आज भी कि ससुराल में जाना, ससुराल डे जो होता है, दूसरा दिन ऑफिशियल ससुराल डे होता है, वो खाने वगैरह दावतें वगैरह होती हैं, तो उसी में करना बस। तो बड़ा बेहतरीन गुजरता है ईद का दिन अल्हम्दुलिल्लाह। ख़वातीन की तैयारी भी ज़्यादा होती है सेकंड डे। ख़वातीन की तैयारी ज़्यादा होती है। एक तो मेरा ससुराल है आउट ऑफ सिटी वज़ीराबाद शहर में, तो वो जो एक्साइटमेंट होती है ना कि अम्मी के घर जाना है स्पेशल, वो तो बड़ा ख़ास होता है दूसरा दिन ख़ास तौर पे। लेकिन पहले दिन ये होता है कि फैमिली वगैरह, बहनें वगैरह, भाई वगैरह सब के साथ खाना वगैरह, वो मेहमानों के घर जाना, ईद वगैरह। एक्साइटमेंट से लग रहा है नई नई शादी है। नहीं 2 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। 2 साल नहीं है, एक्साइटमेंट है, नई फिर भी एक्साइटमेंट है। भाईजान इधर पूछें। मैं वही कहने लगा था, लंबी इनिंग्स खेलने वालों से नहीं, पूछना लेकिन बात सुने, शादी से ज़्यादा खूबसूरत रिश्ता कोई नहीं है। और जब इंसान यानी पेरेंटहुड से ज़्यादा खुशी किस चीज़ खुशी की है बेशक। जब आप वालिद या वालदा बनते हैं, पेरेंटहुड मिलती है आपको, तो यकीन करें मैंने दुनिया में बड़ी देखी है। यानी जो बरतानिया के अंदर, लंदन के अंदर जो सबसे पॉशेस्ट यानी जगह थी, मैं वहाँ पर भी रहा, वहाँ पर भी गया, लेकिन वो खुशी नहीं है जो पेरेंटहुड में आपको मिलती है। और योर लव फॉर योर चाइल्ड इट ग्रोज विद टाइम। और ये चीज़ समझ इंसान को आती है जब इंसान की अपनी औलाद होती है। तो इस लिहाजा नहीं, मैं पंचोता साहब से इस मुताबिक सवाल करने की जरूरत नहीं है। ये पूछते कि इरादे वैसे क्या आपका है? क्या राय है? मैं असल में यूब साहब कह रहे हैं, मैं हल्का होती होगी। नोट कर रहे थे। मुझे क्या तो पता? अगली ईद पे कोई हम समझें कि आप भी इस मामले ये पे पिछली कोई- ईद भी हमने ऐसी ही बनाई है, ठीक है, ये ईद भी ऐसी गुजर रही है। पता नहीं होना तो नहीं लगता कुरानदाजी ही होनी अल्लाह खैर करे। पर्ची निकल आएगा बस हो गई है, तो उठिए तो याकदम बस होई भी होवे। अच्छा, ईद पे खास होता है, मैं पिंडी में रहता हूँ ना, करतारपुरा अंदरून रावलपिंडी में, तो शेख रशीद साहब का दीदार भी ईद के दिन ही होता है। हाँ जी, अभी भी होता है। यानी कि ईद के मौके पे सुबह लाल जब नमाज के लिए हवेली। आते गुजरते हैं ना, गुजर रहे होंगे कारकुन वगैरह, तो तब उनसे एक बार मुलाकात हो रही होती है। तो सबको कह जनाब ईद मुबारक आपको। शेख साहब की जरा, शेख साहब क्या जरा बताएं कैसे वो? जनाब मैं बिल्कुल ठीक हूँ जनाब, आप कैसे हैं? ठीक है, आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। मैं हसन साहब को कहूँगा पहुँचा आए लाल वलिया के पाए खाएं, और राशि शफीक आपको पाए खिलाएगा। अच्छा, ये अब असल में यूँ था, वैसे शेख रशीद साहब को मीडिया मिस तो करता होगा। वाकई जी, शेख साहब के साथ मैं एक दफ़ा, बहुत पुरानी बात है, मैं गया था, तो पता नहीं कोई वालिद साहब का काम था, कोई गया था, तो हम वहाँ पर ना, मतलब ईद का दिन ही था, तो पता नहीं कोई पैगाम था या आई डोंट नो क्या चीज़ थी। तो वहाँ पर गए तो ये उन्होंने जनाब हमें ईदी दी 50-50 रुपये। अच्छा, बड़ी ईदी उस जमाने में 50 रुपये जो है ईदी काफ़ी बस ठीक थी, ओके थी, मतलब जो अच्छे साहिब हैसियत लोग होते थे वो कम से कम 500 तो देते, पर शेख साहब थोड़े से कंजूस थे, उन्होंने 50 रुपये ईदी दी थी। एक दफ़ा ईद पर मुलाकात हुई है मेरी शेख साहब से। अच्छा। दिस इज़ बैक इन लाइक 35 साल पुरानी बात होगी, 30 साल पुरानी बात होगी। अच्छा। नहीं, आप कितनी ईदी देते हैं बच्चों वगैरह को, या आपको भी मिलती है ईदी अब? वही तो, वैसे बचपन ही है।
लेते अभी हैं भी कि- तो आपका बचपन नहीं है। बचपन में तो बड़ा होता था नाना अबू से, वालिद से, वालदा से ईद लेने का, लेकिन मेरे वालिद फौत हुए तो उसके बाद फिर मैं क्योंकि बड़ा था तो फिर मैंने ही ईद सबको दी, बहनों को दी या माशाल्लाह। बच्चों को जितने भी आगे भांजे हैं तो हर ईद के ऊपर मैं ही फिर देता हूँ। फिर उनको होती भी है कि ईद आ रही है तो ईदी मिलनी, ईदी जितनी भी हो ना, 500 आप दें, बच्चे को 100 दें, 200 दें, जितना आप दें। लेकिन आपके तो बच्चे ईद तंग की जो करते हैं? जी आपके बच्चे तंग करते हैं कितनी होनी चाहिए? आपके बच्चे नहीं, अब के बच्चे। आपके बच्चे नहीं, अब के अब बच्चे। के बच्चे। अब के बच्चे आप हैरान हो गए। भांजे वगैरह है ना जी, तो फिर उनको ईदी वगैरह देता वो हूँ। तो बहुत ही मीठा रिश्ता होता है ना जी, तो, भांजे तो हाँ। बहनों के बच्चे जो हैं वो मिलकर लगते हैं। तो वो फिर बड़ा होता है जी, उनको भी ज़ाहिरी बात है इंतज़ार होता है। तो ईदी जितनी भी होती है ना, ईदी फिर ईदी होती है। अनम, आपके घर की क्या रिवायात हैं? कुछ स्पेशल पकता है, कुछ तैयारी होती है खाने के हवाले से? अच्छा, हमारे घर में ना शीर खुरमा नहीं बनता। अच्छा। हमारे घर में हमेशा से खीर लवर है, मतलब खीर के बगैर हमारी ईद नहीं हो सकती। तो वो एक दिन पहले से रात से तैयारियां जो हैं वो शुरू हो जाती हैं, और खीर के बगैर ईद नमाज का वो जो है ना कि आके आपने मीठा जो है वो ज़रूर खाना है, तो उसके बगैर नहीं होती तैयारियां। बस यही है कि ख़वातीन की तैयारियां, आपको पता है, आप भी एक फीमेल हैं, आपको पता है कि वो हमारी रमज़ान पूरा, बल्कि रमज़ान से भी पहले से शुरू हो जाती है। मैं उन लोगों में से हूँ जो रमज़ान का इंतज़ार नहीं करती कि भाई मैं एंड पे जाके शॉपिंग करूँगी, और मैं पहले से रमज़ान शुरू होने से पहले मेरी कोशिश होती है मैं अपनी तैयारी ख़त्म कर लूँ, ताकि वो हसल में और वो बाज़ारों में जो रश है उसमें जाके मुझे कुछ लेना ना पड़े। तो ख़वातीन की इसी तरह ही निकल जाती आप है। खुद भी करती हैं कुकिंग? हाँ, बस मैं थोड़ा बहुत कुछ ज़्यादा अच्छा, अभी एक्सपेरिमेंटली मैं कुछ चल रही होती हूँ। अच्छा, मैं कुकिंग कर लेता हूँ। सब चीज़ें नहीं, मैं कर लेती हूँ, आई मीन वो भी कर लेती हूँ, लेकिन ऑब्वियसली मैं भी उनकी करता हूँ। रूटीन रूटीन नहीं है मेरी, तो अभी उतना अपना हाथ साफ नहीं हुआ मेरा। अच्छा, मैं तो वक्त निकालता हूँ, जब मुझे आप बड़ा कुकिंग अच्छा। करते हैं तो फिर कोई और भी खाता है या सिर्फ आप भी खाते हैं? नहीं, मैं खिलाता हूँ। मैं बिरयानी बहुत अच्छी अच्छा, तो बनाता फिर आज खा आपको कुछ लेते। लेके आना चाहिए था लेके इस आना। शुभ ये आप मौके पता में। भी हूँ। नहीं, चल- लेकिन एक है, एक इसमें पॉइंट ये है कि मैं पाकिस्तान में कुकिंग नहीं करता। हाँ, ये बाहर जाके करें, यानी बाहर पहले आप जाके जिधर- इन्हें वीज़ा लगवा के दें, ये बाहर जाएं, वहाँ पर अपना टिकटॉक यूट्यूब कराओ, चैनल चलाएं, टिकटॉक कराओ। साथ फिर उधर जो है ना उससे जो आ जाएंगे ना फिर उससे खाना और बना वहाँ के जाएंगे तो हुआ ये जी कि नूडल्स मेरी मिसेस बनाएंगे। ने मेरे साथ चैलेंज कर दिया। मैं काफ़ी ऐसा कुकिंग नहीं की ना, कुकिंग की तो वो कहती है तुम भूल चुके हो। मैंने कहा मैं पका लूंगा, कहती नहीं। वी वर इन पुंता काना, कैरेबियन के अंदर। ओके। कैरेबियन के अंदर, पुंता काना के अंदर, वहाँ पर Ingredients सारे। इंग्रेडिएंट्स। वहाँ सबसे मुश्किल काम ये हुआ जी कि आपको स्लॉटर करना है चिकन को। लाइव चिकन है, वहाँ हलाल तो नहीं मिलेगा आपको। अब हलाल चिकन जनाब कह रहे हैं आप, वो तो ज़िंदगी में कभी नहीं किया। अब मैं उसको साथ, जो हम जिस जगह ठहरे हुए थे वहाँ पर हमारे पास एक शेफ़ भी था, एक बटलर था साथ, और मतलब काफ़ी अच्छी जगह थी। तो वो मैंने जनाब जब उसको मैं कर रहा हूँ, कहूँ उसको, मैं कहूँ उसको ये करे, तो मिसेस कहे खुद करो। अब वो मुर्गी कौन ज़बा करे, मुझसे जान नहीं लेनी हो रही थी। मैं तो वैसे बड़ा मॉन्स्टर नज़र आता हूँ। पंचोता साहब तो बड़ा मतलब कहते हैं, मुझे प्रोजेक्ट करते हैं, बड़ा इवन माइंड आदमी है, लेकिन यकीन करें मैं कुकड़ी जवा नहीं कर सकिया जी। लेकिन बड़ी मुश्किल से मैंने, बड़ी हैवी हार्ट मैंने वो सियासतदान ज़िबा चिकन हो रहे होंगे ना, गलत उसे क्या बात देना होती है। होगा? बातों से करा लो, गलत काम चला। बातों से करा लो। सियासतदान ज़िबा हो रहे होते हैं, आप बस कहते हैं वो होते बातों का रहे। शेर हूँ ना, बातों का बातों के शेर शेर। वो ज़बा नहीं होगा मुझसे। अच्छा, वो फिर मैं, वालदा कहती है कि सब मतलब पंजाबी ना पकड़ के करके, अच्छा वो मुझे उन्होंने कहा मैं करूँ कि क्या करूँ, फिर बड़ी मुश्किल से ज़बा किया यार। अब यकीन करें कि मेरे दिल में ना वो चुभ रहा था। हालांकि वो शेवर का मुर्गा क्या होता है, बिल्कुल नहीं होता। वो 2 मुर्गियाँ मैंने ज़बा की हैं, लेकिन बड़ा हैवी था। सर खाना पकाना आसान है, मुर्गी ज़बा करना ज़्यादा मुश्किल है। ज़ाहिर बात है, किसी की आप जान, मैंने कहा हालांकि अपने कलमा पढ़ के जो है वो ज़बह करनी है, लेकिन ज़ाहिर बात है जब छुरी चलेगी और उसकी गर्दन जो है उसकी जान है, तो वो एक जो इंसान दर्द दिल रखता है ना, वो उसके लिए मुश्किल नहीं कर होता है। सकता। बिल्कुल, बड़ा मुश्किल। बट आई कुक्ड। एक कसाइयाँ दी काम पकाया नहीं क्या आता था? जान। ऐसा मैंने 3-4 चीज़ें बनाई थी जी। बेसिकली एग फ्राइड राइस बनाए थे मैंने। वाह। मैंने इसके अलावा आलू की भुजिया बनाई थी वहाँ पर। अच्छा। और फिर मैंने बनाया था जी चिकन कढ़ाई बनाई थी। और फिर और पता नहीं पुलाव भी बनाया था, किस चीज़ का, प्याज पुलाव बनाया था। आपको तो सब कुछ आता है बनाना? तो मैं 6-6.5 साल लंदन में रहा हूँ अकेला, तो ज़ाहिर बात है इधर बंदा पका हसन लेता है। अयूब ने कहा ना कि चिकन पुलाव रहमान, अच्छा साथ ही सबका दिल भी करा रहे वही थे। हमने यही नहीं, लेकिन अच्छा लाजमी नहीं है कि आपने इंग्रेडिएंट्स बहुत हैवी रखे हों तो बनाए। मैं बिरयानी बना लेता हूँ, निहारी बना लेता हूँ, रोस्ट वगैरह जी चीज़ें, हर चीज़ बना लेता हूँ। पाए निहारी मियाँ साहब की फेवरेट पाए नहीं जी, पाए नहीं, निहारी लेकिन निहारी बना लेता हूँ। पाए ज़रा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड काम है। कॉम्प्लिकेटेड काम है। पाए थोड़ा मुश्किल है। पाए के मैं कह दूँ कि मैं बना लेता हूँ, लेकिन नहीं। देसी मुर्गा, ओ यस, ऑल डे लॉन्ग, क्योंकि वो काफ़ी लोगों को जो पसंद है। बनवाना चाहें।
खाना तकरीबन हर चीज़ बना लेता हूँ। और किस दिन बनाते हैं जी यहाँ पर, आप ऑफिस में ही बना देंगे? अगर बनाते हैं प्लान, ये अच्छा आइडिया है। कुछ चीजें मैं पकाऊंगा, कुछ आप, कुछ और आप। इन सबको बुलाते हैं। हाँ सिखाना ले होंगे तो नहीं, सिखाने नईम को तो लाजिम बुलाएंगे जी। जोता साहब। और ईमान को मैं खुसूसी दावत दूंगा, ठीक है। क्योंकि नईम हैदर ने मुकम्मल अपनी तोपों का रुख जो है ना ईमान की तरफ किया हुआ है। वजह मुझे पता नहीं है, लेकिन कोई ना कोई वजह है जरूर। नहीं कोई वजह नहीं है ऐसी। मैं सब अच्छा, यहीं पे ऐसी कोई वजह नहीं। अगले सेगमेंट पे बढ़ने से साढ़े दरमियान दरार ना पाओ ना गुड फ्रेंड है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अच्छा शरोज, आप बताइएगा आपकी बेगम क्या तैयारी करती हैं और कुछ स्पेसिफिक बनाते हैं आप? अच्छा, स्पेशल हमारे घर जो फरमाइश करके ईद पे जो स्पेशल होता है ना, वालिद साहब वाइट कौरमा खुद बनाते हैं। फिर पाए का जिक्र है तो मेरी वालदा, मैं पाए ले आऊँगा, वालदा मेरी बहुत अच्छे पाए बनाती हैं। अच्छा। बेसिकली हम कश्मीरी खाने बड़े हमारे ना, गोश्ताबा, हरीसा, नमक मांस, और ये आप गोश्त, आप गोश्त बिल्कुल वो सौंफ में तैयार होता है बिल्कुल। फिर वो चावलों के साथ कश्मीरी वो लाल लोबिया जो चावल, जी, राजमा चावल हम उधर कश्मीर में इसको मुजफ्फराबाद में इसको बागलों की दाल कहते हैं, पोठे की दाल भी इसको कहा जाता है। तो वालदा बड़ी खास तौर पर, लेकिन मिसिज में वो ट्रैफल जो है स्वीट जो आइटम्स होती हैं, केक हो गया, ट्रैफल हो गया, वो बहुत बनाते आप हैं। क्या लेकिन बनाते हैं? यानी कुकिंग नहीं करती मिसेस आपकी? नहीं मैं तो करती भाई है। ये सारा ना ही पहली बार बेकिंग ही है ना, डिजर्ट्स है ना, कुकिंग तो ना हुई। नहीं वो भी करती हैं, बिरयानी वगैरह होगी, मीठी पुलाव ईद है ना, मीठे की मीठी पे मीठी खुशियाँ होनी चाहिए। आप क्या बनाते हैं? मैं कुछ नहीं, मैं सिर्फ खाता हूँ, खाता आप खाने की ड्यूटी आपकी होती बनाते है, हैं। जोता मैं साहब की टीम साहब की में। मिमिक्री करता हूँ, खाता हूँ। अच्छा, बस आप यही करते हैं। हम अगले सेगमेंट पे बढ़ने से पहले हन्नान से कुछ सुनते हैं। सच्ची सी है ये तारीफें दिल से जो मैंने करी है, जो तू मिला तो सजी है दुनिया मेरी हमदम। ओ आसमां मिला ज़मीं को मेरी यादें पूरे हैं हम, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम। ना सीखा मैंने जीना कैसे जीना, ना सीखा मैंने जीना मेरे हमदम। ना सीखा कभी जीना कैसे जीना, ना सीखा जीना तेरे बिना हमदम। वाह क्या बात है। चलें ब्रेक का कहा जा रहा है, इसी महफिल को, इसी नशिश को आगे बढ़ाएंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। बैक नाज़रीन, ईद स्पेशल ट्रांसमिशन में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और ईद की खुशियों को मज़ीद दुबाला करेंगे, अपने मेहमानों की तरफ बढ़ेंगे और छोटी सी एक एक्टिविटी करेंगे। एक तस्वीर आप तमाम मेहमानों को दिखाई जाएगी, उससे मुतालिक कोई भी एक जुमला जो पहले आपके जहन में आएगा वो आप हमसे शेयर करेंगे। और भी हम कुछ सवालात और पूछेंगे। उससे रिलेटेड हम कोई सवालात आपसे कर सकते हैं बारी बारी। बारी। तो जी पहली तस्वीर दिखाएं जी, जी स्क्रीन बारी बारी सबकी बारी। जी हाँ जी, हसन अयूब साहब, पहला जुमला क्या आता है इन्हें देख के? पुराने दोस्त, पुराना ताल्लुक। अच्छा, इतना पुराना ताल्लुक जब इनको नाम भी नहीं पता होगा उनका। ओके। यस, और इनके लिए कोई एक मस्बत बात? जेंटलमैन, एक बिल्कुल कहते हैं कि हीरा, इंतहाई मुहज़्ज़ब आदमी, इंतहाई शाइस्ता गुफ्तगू करने वाला, हार्मलेस पर्सन। पता नहीं पीटीएम में क्या कर रहे तारीफ ना हैं। करो, मजीद और उनका एक- पता नहीं मजीद गालियां पवाओ। पता नहीं पीटीएम में हसन क्या कर अयूब रहे साहब ने हैं। तैयारी कर और यही तनकीद अगर तनकीद करनी ये है, बेसिकली एक तनकीदी जुमला। नहीं, तनकीद क्या करूं, देखिए ये एतजाज हसन साहब के साथ प्रैक्टिस करते थे और उस टाइम मैंने इनको देखा, इनसे मुलाकात रही, हमेशा इज्जत से प्यार से बात की। आजकल मेरा फोन उठाना छोड़ दिया उन्होंने अच्छा। जब से पीटीआई में आए हैं। तो यही पैगाम भी पीटीआई आपने से देंगे। पहले इनको पैगाम यही है कि बैरिस्टर साहब, बंदे आपका बन मेरा एक बड़ा ज़बरदस्त ताल्लुक रहा है। वो ताल्लुक आपका इस सियासत में आने से पहले का है। तो जब आपका मेरा पुराना ताल्लुक है तो फिर उस ताल्लुक को आपकी सियासत में या मेरी सहाफत की वजह से ख़राब नहीं होना चाहिए। तो वो एक ऐसी चीज़ है कि मुझे रिग्रेट है इसका कि मैंने कहा वो क्यों करते हैं ऐसे। थोड़ा सोशल नंबर भी मीडिया चेंज भी कर है देता ना, ना। सोशल जो मीडिया मर्जी पहरा सोशल दे मीडिया रहा होता है। वो नंबर चेंज हो गया। कई दफा कॉल नया नंबर भी है जी, मैसेज भी गया, वॉइस जवाब नोट भी करो ना। नहीं, जवाब भी नहीं। अच्छा। अब देखिए जवाब नहीं, राना सलाला की तरह वो तैयार नहीं है मानने के लिए, हम तो तैयार हैं। अब देखिए बैरिस्टर गौर साहब जो हैं वो शरीफ आदमी हैं, वो डरते हैं हाँ। उन ट्रोल से जिनके लिए मैं नाइटमेयर हूँ। अच्छा ओके, उन अच्छा। ट्रोल से वो डरते हैं लेकिन मैं उनके लिए नाइटमेयर। लेकिन ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਡੀਟ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ नहीं साहब, ਕਿ ਜੋ ਕਹਿ ਲੈਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। आपको क्या पहला जुमला बैरिस्टर गौहर की तस्वीर देख के शरीफ आदमी है। शरीफ और आदमी। एक मुस्बत जुमला?
यही शरीफ मुस्बत में है। ये शरीफ है और तनकीदी जुमला भी यही है कि शरीफ है या नहीं? नहीं, उसके अंदर एक क्वालिटी ये भी है कि वो ग्रुपिंग नहीं करवाता, लड़वाता नहीं है आपस में। खान साहब जेल में है और वो जो है ना उसकी कोशिश होती है कि यूनिटी रहे। नहीं, और अगर तनकीदी जुमला एक तनकीदी करना पड़े, जुमला कोई भी एक करना चाहे तो। दलेर नहीं है। वही शरीफ ज्यादा सादा अल्फाज में पैगाम- स्पाइनलेस कहना चाह रहे हैं। हाँ, स्पाइनलेस। स्पाइनलेस। हाँ, और क्या? उस तरह से पैगाम दलेर कोई नहीं देना है। चाहेंगे? पैगाम देना चाहेंगे कोई? पैगाम यही देना चाहूँगा कि थोड़ा सा जो है ना मज़ामत ज़रूरी है मौजूदा माहौल के अंदर। मज़ाहमत होगी तो ही मफाहमत होगी। मफाहमत होगी। अनम, आपके जहन में क्या आया इनको पहले देख के? मासूम आदमी है, अच्छा मासूम लगता है। अच्छा, और तनकीदी जुमला? चेयरमैन है लेकिन चेयरमैन लगते नहीं है। लाइक चेयरमैन वाली वो एक जो लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं वो शायद नहीं है। एक ऑरा जो है वो। इनको मैं अफजल मनवर साहब की बात में कहना चाहूँगा। हाँ, भाई जान बात ये है कि अपना जो बेसर गौर साहब हैं, आपने मेरे खिलाफ बहुत बातें की हैं और आपने और शेरू ने मिलकर मेरे साथ साजिश की है मेरे खिलाफ। ये शेरू कौन है वैसे? शेरू इस पे कौन भी वैसे बात होनी चाहिए, लेकिन अगली तस्वीर जो है शेरू जी है। अगली तस्वीर दिखाएं जी। अगली तस्वीर। हाँ भी जाए तस्वीर ही उन्होंने गायब हो गई भाई। तस्वीर कोई जो खतरनाक नहीं सी। होंगे। नामालूम तस्वीर तो नहीं लो जी। हाँ जी, इसीलिए देरी हो रही थी तो। देर हो रही थी, देर आए दुरुस्त आए नहीं पहुंचता साहब। पहली चीज क्या आती है इन्हें देख के ज़हन में? इनको देख के यही आता है कि भुट्टो ने कुर्बानी दी और इसने बेड़ा गर्क कर दिया और सही। पीपल्स पार्टी की सियासत का। अच्छा, तारीफ करनी पड़े अगर इनकी, तारीफ करनी पड़ी। कोई एक मस्बत चीज तो होती है ना, पॉजिटिव। तारीफ में यही है कि इसकी जो है ना वो शक्ल के अंदर इसकी वालदा का जो है ना वो फेस नज़र आता है। पैगाम देना चाहेंगे कोई? यही कि अपने वालिद की, अपने जो उनके बनते हैं नाना, उनकी जो है वो सोच को अमली जामा पहनाए। ठीक, हसन साहब? वेरी वेल ग्रूम पॉलिटिशियन, जिसकी यानी अगर आप इंटरनेशनल किसी स्टेज के ऊपर भी उसकी गुफ्तगू सुने तो वो ब्रीफ एंड कम्प्लीटली जो है ना अगले अपना पैगाम पहुंचा देता है। कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेशन कमांड इसके ऊपर जो है, ही इज़ अ जगलर ऑफ वर्ड्स और ही इज़ टू गुड, मतलब एज गुड एज गोल्ड व्हेन इट कम्स टू बेसिकली डिप्लोमेसी और मैच्योरिटी है जी। इसने इनहेरिट की है पॉलिटिक्स फ्रॉम हिज मदर एंड उसकी जो वालदा ने ली थी अपने वालिद से। तो इनकी फैसलों के अंदर, इनकी गुफ्तगू के अंदर मैच्योरिटी है। गवर्नेंस के इश्यूज जो हैं वो यकीनी तौर पर सिंध के हवाले से हैं, पीपल्स पार्टी के गवर्नेंस के इश्यूज हैं, लेकिन इसने खुद गवर्न नहीं किया। तो वो जो बोझ है गवर्नेंस का वो यानी बिलावल के ऊपर आता नहीं है। बिलावल के ऊपर अगर बात की जाए ऐसा फॉरेन मिनिस्टर, सो ही वाज अ सक्सेसफुल। और उसके बाद जो पोस्ट मार्का हक जो पाकिस्तान की डिप्लोमेसी थी और जो डेलीगेशन को उसने लीड किया, अब उसने जो शीशी थरूर थे उनको तो बिल्कुल आउट क्लास कर दिया, इवन कि उन्होंने तारीफ कर दी इनकी। बिल्कुल। तो ये एक गाय विद एबिलिटीज और यकीनन लोग इसके ऊपर तनकीद करते हैं, उनका हक है। लेकिन वो जो इन्होंने एक बात बनाई थी, काम पे टांग गई हैं, हाँ जी। वो झूठ था। वो बेसिकली डॉक्टर्ड जो है उसकी थी अल्फाज थे जो इतना झूठ फैला कि लोग आज तक कहते हैं जी काम पे टांग गई। ओके, अच्छा। अच्छा, इज ही बेटर देन मरियम नवाज इन द लॉन्गर रन, अगर हम नेशनल लीडर के तौर पे देखें? बहुत से लोगों से ये बेहतर है। किस लिहाज से? अगर लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, क्योंकि इस जंग उसके पास टाइम है। इमरान खान साहब के पास टाइम नहीं है। वो अपनी इनिंग्स तकरीबन एंड कर चुके हैं। नवाज शरीफ साहब की इनिंग एंड हो चुकी है, जरदारी साहब की इनिंग एंड हो चुकी है। इज अ यंग मैन, उसकी पूरी इनिंग अभी तो स्टार्ट हुई है उसकी इनिंग। तो मरियम नवाज के ऊपर भी एडवांटेज उनको है एज का। तो एज का एडवांटेज तो यकीनी तौर पर वो है, मतलब वो तो यंग बॉय यार, अभी शादी भी नहीं हुई इनकी। मैं नहीं, मैं इधर 75 से छोटी उम्र का होंगे, मतलब इनकी भी अब उम्र है ना। अब कहें जी कि क्योंकि अब मैं इससे 10-15 साल बड़ा हूँ, तो वो 10-15 साल का जो गैप है, ठीक है, वो अब नहीं है मेरे पास। वो मेरे जो गैप है वो है इस जंग, माशाल्लाह अल्लाह जिंदगी दे इसको, इसके पास जिंदगी वक्त ज़्यादा है। और देखिए एक टाइम एज ऐसी आती है जब 70-74 आप क्रॉस करते हैं, फिर आपकी जो हेल्थ है वो डिक्लाइन होती है और बड़ी फास्ट होती है, रैपिडली होती है। अल्लाह ताला हर एक को सेहत तंदुरुस्ती दे। लेकिन मैंने अपनी वालदा को देखा है, मैंने अपनी वालदा को देखा है कि जिस तरह उनकी अब हर एक साल के बाद जिस तरह वो ग्रेजुअली उनकी हेल्थ जो है वो गिर रही है, डाउन हो रही है, देख कर अफसोस होता है। लेकिन ये रियलिटी है, लाइफ की रियलिटी है। अनम, सबसे पहला
ख्याल इनको देखकर? मैं एग्री करूंगी हसन साहब ने जो कहा ना, वेल एजुकेटेड एंड वेल ग्रूम्ड, उनकी पर्सनैलिटी है ऐसी। आप किसी भी पार्टी के फॉलोअर्स के देखते हो ना, तो सबसे पहले जहन में आता है कि इनका लीडर कौन है, तो यानी उससे पहचाने जाते हैं। तो मेरे ख्याल से पीपल्स पार्टी को ये क्रेडिट है कि वो एक तो ज़बान का इस्तेमाल बड़ा सोच समझ के करते हैं। तो बिलावल भुट्टो साहब खुद इतने वेल एजुकेटेड हैं, तो उनसे पहचान होती, तो ये इनकी एक बड़ी अच्छी कोई एक तनकीदी जुमला? आई थिंक सूबे पे फोकस करना चाहिए पीपल्स पार्टी को। ज़ाहिर है वो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन है, तो सवाल तो उनसे होंगे। ठीक, शेरोज से मेरे ख्याल है आप बताइएगा, आप जवाब क्या comment है? देंगे, जवाब दें इन सब की लेकिन बातों का। इनकी मिमिक्री में मैं अपने बारे में क्या बात करूं? चाचा हसन अयूब ने मेरी तारीफों के पुल बांध दिए। पंजोता चाचा, आप कभी ब्लाउ हाउस आए? वो तो अच्छा, चाचा नहीं, वैसे मैं- हम उम्र है दोनों वो छोटे ही होंगे वो छोटे हैं। थोड़ी सी रियायत पंजोता साहब के लिए मैं थोड़ी सी कंसेशन रियायत, लेना हाँ। चाहूंगा। अच्छा, मैं एक तो सबसे बढ़कर इनकी जो ट्रांसफॉर्मेशन जिन्होंने रिसेंटली की है, उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। वो तो बहुत से लोगों ने की है और बड़ी वो नहीं, जो इन्होंने किया है। डायबिटिक यार, वो डायबिटीज है प्लस एक्सरसाइज करते हैं वो, बट वो मैंने खुद पूछा था बिलावल से, तो मतलब इंसुलिन पर नहीं है, टैबलेट के ऊपर है। भाईजान जल्दी वजन कम नहीं होता जिन्होंने ना काम किया है। वैसे इतना जल्दी या है भी नहीं, टीका लगाया ना तो या आप फिर गोली खा आप लेना। टाइम चेक करें कितना टाइम बीच में गुजरा है। चले अगली तस्वीर की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल। अगली तस्वीर दिखाएं जी, अगली शख्सियत। यार मखदूम, तूने मुझे ईद मुबारक नहीं कहा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं यार। ये क्या हो गया? बस वाला दाढ़ी ना पड़े, मैं साथ बैठूं। यार 50 का नोट दो, ईद मुबारक। तुमने मुझे ईद ही नहीं थी, बुला लिया तुमने मुझे। अच्छा, तो बता, खान जो भानी बिटिया मेरे से मशहूर हुआ है, अच्छा। इनको तो कोई जानता नहीं था यार, है? तुमने मेरा गाना सुना, चिया मजाजा नहीं आ गई, बिल्कुल। तो मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। मैं सारी बर्फियां खा जाऊंगा, मैं उसको बर्फी खाने नहीं दूंगा। बर्फी खा लें, बर्फी नहीं खाने देंगे। मुल्क ना खाइएगा। पंजोता साहब, जवाद अहमद साहब को देख के सबसे पहला एक लफ्ज क्या आपके जहन में आता है जो काबिल अशात हो? यार पहले इसको देखते थे और एक सिंगर के तौर पर उन्होंने बड़े अच्छे गाने गाए, बड़ा इन्होंने इनके गाने रिपीट करके हम खुद भी गाते थे। ये दोस्ती कौन याद रखेगा और साहब? जो है ना मेहंदी वाला गाना, ठीक है, मेहंदी की ये रात और इस तरह के गाने बड़े ज़बरदस्त थे इनके, लेकिन यकदम चबना शुरू हो गए। बंदे को पता लगता है, ठीक है। और जब इफ्तिखार टाकर आके ना कैसी बैठे 8 बजे असी लूडो खेडी, 9 बजे बंदे ने खाना खादा है, उस तो बाद तकरीबन 9:30 का टाइम होया ते उस आके फिर मैंने भूख लग पई है, तो बंदे को पता लगता है उस गल्ला इधर भी कोई पता नहीं लगा, यकदम में शुरू हो गया। एकदम। क्या मशवरा देना चाहेंगे? यही कहूँगा कि बस सुधर ही जाए, बेहतर है, टाइम है। लेकिन जब आप एक नाम बनाते हैं ना, उसको फिर मेंटेन रखना चाहिए। आप ठीक है तनकीद करें, लेकिन एक अंदाज से, वो जिस लेवल पे जाकर बातें करते हैं ना, और लड़ाई और तू ये वो जो भी है, आप किसी के फॉर एग्जांपल नवाज शरीफ, अब मैं उसे कहूँ कि तू बड़ा यूं है, बड़ा फलाना है, मतलब इस तरह की, तो बात करते हुए ना आपकी ज़ुबान जो है ना उस तरह से होनी चाहिए कि पता चले कि आप पढ़े लिखे इंसान हैं। आपके ज़ाहिरी बात है, जब आप सिंगिंग करते रहे और सारा आपके फॉलोअर्स हैं, तो अब जो फॉलोअर्स थे आपके, वो भी आपने अपने मुखालफ कर लिए। अनम, आपके जहन में क्या है इनको देख के? मुझे ऐसा लगता है इनका सियासत में कोई फ्यूचर नहीं। मुझे क्या, सारी कौम को यही लगता है। मेरे ख्याल से दूसरों के सर पर फेमस होना छोड़ दें। अक्सर खान साहब का नाम लेके ये कोई ना कोई ऐसी बात कर जाएंगे, कोई ना कोई ऐसा जुमला बोल जाएंगे जानबूझ के, हाँ, जैसे साफी के साथ लड़ गए, हाँ, अगले दिन साफी के साथ Exactly, जानबूझ घर के बुला fame के, के लिए, of course। बड़ा वो अजीब था। ट्रोलिंग के लिए मेरे ख्याल से फेम तो नहीं मिलता, ट्रोलिंग इनके हिस्से में आती है। तो सियासत मेरे ख्याल से छोड़ दें। जिस काम से आपने शुरू किया है, जिस चीज़ को हम बचपन से देखते हुए आ रहे हैं आपको गाते हुए, वही कर लें, या वो भी नहीं हो रहा तो फिर इन्होंने मेरा ब्लड प्रेशर हाई कर दिया। डॉक्टर ने मुझे अनम को सुनने से नमक से मना किया हुआ है, इन दो चीजों से, इन 2 चीजों से, और साफियों से। और ये मेरे बेस्टी हैं। अच्छा, इसीलिए इनसे आप पूछते हैं। देखिए हसन भाई, जवाद साहब को देख के पहली चीज आपके जहन में क्या आती है? सिंगर। सिंगर। मशवरा? बस ठीक है, अब कैरी ऑन विद योर लाइफ। मैं क्या कहूँ उनको, देखिए उनके जो नज़रियात हैं, आप उनसे इख्तलाफ कर सकते हैं, आप उनकी जो यानी ज़ुबान है, जो अंदाज़ गुफ्तगू है, उससे इख्तलाफ कर सकते हैं, बट वो इंसान है, उनकी एक सोच है, एक फ़िक्र है, आप उसका एहतराम भी करें एक लिहाज से कि ठीक है वो उस तरह का है बंदा। अब हर शख्स एक जैसा तो नहीं हो सकता। अब हम उनके जहन के अंदर तो नहीं जा सकते, या उनकी ट्रोलिंग अगर हुई है तो किस लेवल की हुई है, और उन्होंने उस ट्रोलिंग को किस तरह लिया है, किस तरह एनिमिटी उनकी बढ़ी है, क्यों इतना उनके अंदर वहम आ गया इमरान खान साहब से मुतल्लिक। ट्रोलिंग तो बाद कुछ याद सवालात है, हैं। दिमाग होते कोई असर हो गया। देखिए होता है, ये होता है। देखिए जी, भी बात ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से लोग
अपनी जो जमात की जानिब से या सोशल मीडिया टीम की जानिब से होने वाली ट्रोलिंग से बेजार हैं। अच्छा। वो मुझे खुद बताते हैं। अच्छा। अब बेजार हैं तो वो हैं। अब इसमें दिमाग नहीं खराब होना चाहिए। नहीं, उसमें ये है कि नहीं, बेजारी वाली बात तो ठीक है, कहीं है ऐसे लोग जो कहते हैं यार ये क्या है। बेहतरी की जा सकती है। अपनी सोशल मीडिया टीम को भी किसी तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। कोई जो इस किस्म के ट्रेंड चला रहे हो उनसे इज़हार लाताल्लुकी किया जा सकता है, तो वो उस चीज़ के अंदर कंट्रीब्यूशन है पीटीआई का। अब ये कहते हैं क्योंकि वो पीटीआई की हमायती है ना, अगर तहरीक इंसाफ उसको डिसोन कर दे, उन जो गलाजत के ढेर हैं जो दूसरों की माँ बहन को जो है वो टारगेट करते हैं, उस पर ऐसी गुफ्तगू करते हैं, बिलो द बेल्ट बातें करते हैं, उनसे इज़हार लाताल्लुकी करने में फ़ायदा होगा तहरीक इंसाफ का। देखिए तहरीक इंसाफ में बड़े अच्छे महज़ब लोग भी मौजूद हैं, जैसे देखिए बैरिस्टर गौर साहब जो चेयरमैन हैं, मैंने उनकी तारीफ़ की। अब अली मोहम्मद खान से मुतल्लिक मैं चाह कर भी बुरी बात नहीं कर सकता, मैं सोचूं भी तो मैं उसके बारे में क्या बुरी बात करूंगा। इस तरह के लोग मौजूद हैं। हाँ नहीं मादर एक्सेप्शन है, इनके बारे में मैं कर सकता हूँ। ये एक एक्सेप्शन है। तो आगे बढ़ेंगे हम। हाँ, अगली लेकिन तस्वीरें भी देखेंगे। अगली तस्वीर से बढ़ने से पहले ना हनान से कोई सॉन्ग सुनते हैं। हनान सुनाइएगा। जाने तू कहाँ है, उड़ती हवा पे तेरे पैरों के निशान देखे, ढूंढा है ज़मीन पे, जाना है फलक पे, सारे आसमां देखे, मिल जा कहीं से कभी मेरी अखियों के सुन, सुरीले अखियों वाले, सुना है तेरी अखियों से बहती है नींदें और नींदों में सपने, कभी तो किनारे से उतर मेरे सपनों पे, आ जा ज़मीं पे और मिल जा कहीं पे, मिल जा कहीं समय से परे, समय से परे, मिल जा कहीं, तू भी अखियों से कभी मेरी अखियों के सुन। हन्नान ने तो ना नईम साहब के दिल की बातें जो हैं वो गाने में परो के सुना दी हैं। गाने दे विच बिल्कुल जाने तू कहाँ है, साढ़े दुखों दे पा रहे सही है ना? नमक पका रहे हैं। जाने तू कहाँ अगली ते आ जा, मिल जा कहीं समय से पहले। अगली तस्वीर देखो ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਮੁਖਾਲਫ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। और ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਇसी वजह ਤੋਂ है कि इमरान खान ਦੇ ਮੁਖਾਲਫ हर रोज हुई है। कोर्ट रिपोर्टिंग में एक्सक्लूसिव स्टोरी नहीं, कोर्ट रिपोर्ट तो और भी है ना, लेकिन हसन अयूब दी मेरी तो पहचान ही है कि हसन अयूब जड़ा कोर्ट रिपोर्टिंग। लेकिन इनकी इमरान खान एक क्रेडिट तो जाता है कि रावी की जो खबरें रावी क्यों बने इमरान खान भी नहीं, रावी की खबरें जब रावी चैन लिखता है तो चैन होता है। इमरान खान के रावी को शुक्रिया अदा करना चाहिए तो कि आपकी वजह से प्राइम मिनिस्टर होते हुए जब थे तो मैंने कहा था जी का जाना ठहर गया है, सुबह गया या शाम गया। उस टाइम लोग कह रहे थे कि ये क्या बकवास है, सवाल ही पैदा नहीं होता, तो फिर हुआ ना। फिर अच्छा मजे की बात हो, दूसरी साइड की खबरें जी। वो खबर अब स्पेशलिटी क्या है, जो डिफेक्शन आ रहा है पीटीआई में वो मैं ब्रेक कर रहा हूँ कि पीटीआई के ये लोग टूट गए हैं, इंक्लूडिंग राजा रियाज, नवाब शेर वसीर। मुझे फ़ोन करता है, बेटा मैं तेरे ਨਾਲ कड़ा दुश्मनी पाई है, तू मेरा नाम क्यों ले रहा है। अच्छा मुझे फ़ारूक हबीब की कॉल आ गई, वो डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी थे, कहते हैं यार असर ऐसा बात ही नहीं है, मैं खुद फैसलाबाद से बिलोंग करता हूँ। मैंने कहा आपके पाँव के नीचे ज़मीन निकल चुकी, छोड़ दो। मैंने कहा जी मैं खबर पर कायम हूँ, एयरवाई पर खबर चली, वो नहीं माने। फिर सिंध हाउस की खबर मैंने दी कि सिंध हाउस में लोग ठहरे हुए हैं। तो ये वो खबरें जो इस साइड की खबरें थी वो भी, जो इस साइड की खबरें थी वो भी मैं दे रहा था। तो बात ये है कि ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਰਸ ਪੱਕੇ ਨੇ
मेरा एक गल सोच है। तो नहीं मैटर पंचोता भी है। ना, पीटीआई कुछ ना, खबरें जो मुझे ना, मिलती ना, हैं ना, वो नहीं मैटर पंचोता साहब पंचोता साहब, आपके लिए मसला हो जाएगा ये। मैं बता रहा हूँ पब्लिकली। लेकिन जी मेरा जो सबसे पक्का सोर्स है ना पीटीआई, पंचोता साहब, ये आपके लिए महाज आपके इस खोल रहे हैं। बयान के बाद तो लोगों ने कहना है कि ठीक है, आप नहीं ठीक आदमी है, ठीक है, क्योंकि जिसकी आप तारीफ कर देते हैं ना, तो पता लग जाता है क्या है गया। बिल्कुल वैसे लाइट नोट पे कोई नहीं हैदर मैं पंचोता साहब बड़े कंजूस आदमी है, खबर नहीं देते, लेकिन अगर मैं ये कर दूं पार्टी के साथ, खान के साथ लॉयल आदमी है। ये ना आज इस और ये दफा मानेंगे? मेरी पीटीआई में उनकी पीटीआई आखिरी की ईद किसी हो। बंदे की तारीफ जो है ना वो actually इसके लिए अच्छा एक प्रोग्राम है मैंने इनके जो चीफ विप हैं डोगर साहब, हाँ, अमित डोगर। मैंने आमिर डोगर साहब की तारीफ शुरू की तो उनका जो चेहरा जो है वो रंग बदले कहते हैं यार मतलब आप ये मान रहे हैं कि पनौती है आप किसी का भी मेरी तारीफ पीटीआई में किसी के ऊपर मैं कर दूं तो वो बंदा उसको बुखार चढ़ जाता है। वो 105 पर उनको मैंने चेहरा देखा वाकई लाल हो रहा। मैंने कहा बाद में कहते हैं यार आपने क्या किया ये। चले चलिए जी अगली अगली तस्वीर पे चलते हैं, देखते हैं हमारे साथ कौन सी तस्वीर मौजूद है। ओह ग्रेट, राणा सनाउल्लाह राणा साहब। साहब। पंचोता साहब, क्या आता है ज़हन में राणा सनाउल्लाह साहब को देख के? राणा सनाउल्लाह जो है ना ठीक पॉलिटिशियन है, मतलब PMLN के अंदर 2-4 अगर सही पॉलिटिशियन है ना, जिसमें ख्वाजा साद रफ़ीक हो गया, राणा सनाउल्लाह मेच्योर पॉलिटिशियन है। अच्छा, मशवरा क्या देना चाहेंगे ईद के मौके पे? मशवरा ये देना चाहूँगा कि वारी वारी सब दीवारी बंदे बन जाओ। वो कर चुके हैं बारी, तो बारी गुजार चुके हैं। राणा सनाउल्लाह ने कितनी बारियां गुजार चुके हैं? राणा सनाउल्लाह ने भी तो एक नहीं मल्टीपल बारियां उसकी हो चुकी हैं। सबक नहीं सीखा माजी से, सबक सीखना आदि आदत हो गई है ना। अच्छा आदत हो गई है। आदत होगी। ठीक है बट इज बेसिकली नाउ अब को परवाह नहीं है उनको। राणा साहब के बारे में मैं एक बात बताऊं आपको कि पहली पेशी थी राणा सनाउल्लाह की, जो मंशात बरामदगी केस था उसमें डेथ सेंटेंस थी। ठीक है जी, वो अब नहीं है, पहले तो शायद वो होते हैं यहाँ पर, जान अल्लाह को देनी है भाई हमारे। उन्होंने दिया तो वो बड़े स्ट्रॉन्ग नर्व्स के साथ आए और उन्होंने पहले दिन ही कह दिया कि जनाब मेरी अगर आप टेस्ट ब्लड टेस्ट करें, मंशात तो क्या सिगरेट भी निकल आए तो मुझे बगैर ट्रायल के सजा दे दें। इस हद तक वो स्ट्रॉन्ग नर्व के साथ बंदा आया, जिसको कहते हैं मुख्तलिफ अजीतें दी गई विद इन सेल। लॉकअप में जिस तरीके से रखा, जिस तरह चीनी फेंक कर वहाँ पर कीड़ियाँ आ गई, गर्मी का मौसम था, तंग किया, वो तमाम बातें एक जगह हैं। लेकिन हालिया कुछ अरसे में राणा सनाउल्लाह साहब बिलखुसूस ये इलेक्शन हारने के बाद कुछ उनकी स्टेटमेंट्स ऐसी हैं जो कि वो क्यों दे रहे हैं, उसके पीछे विजडम क्या है उनके अपने जहन के अंदर, वो खबरें दुरुस्त नहीं हैं। वो खबरें दुरुस्त नहीं दे रहे, उनकी वो तज्जिया है, खबरें हैं जो भी हैं जो कि वो दुरुस्त नहीं है, या उनको कोई गलत फीड कर रहा है वो, या डिलिबरेटली वो सियासत कर रहे हैं। गॉड नोज बेटर। जैसे उन्होंने कहा कि जैसे इमरान खान ने जेल काटी है, वाकई दाद बनती है। आप हाँ, इस ये बात से कहा एग्री है। करते हैं? ये कहा देखिए इमरान खान साहब जेल ना काटें तो क्या जेल को तोड़ कर दीवारें बाहर आ जाएंगी? नहीं, वो कहते हैं ना कि इमरान वो खान साहब घबरा को गए पर्सन है। ना, डील इमरान चाह रहे खान हैं, साहब- तो उसने कहा कि नहीं नहीं भाई जेल जेल ही होती है, बंदे बनाया है। क्योंकि ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे ना कि इमरान खान इतना लंबा टाइम निकाल जाएंगे। क्या करेंगे जेल के अंदर? क्या वो टकरे मारेंगे दीवार में? नहीं, डील की करना बात हो रही थी ना कि डील बिल्कुल करेंगे, ऑफर होना लहर चाहिए ना। निकल आएंगे, वो उन्होंने नहीं देखिए की। अनम उसके लिए डील का ऑफर होना तो वो चाहिए। राणा सनाउल्लाह ने बताया ना कि हमने बार बार कोशिश की है। डील ऑफर हो रही है, मल्टीपल टाइम्स हुई है। लेकिन राणा वो नहीं साहब मान ने रहा। उसके ऊपर 360 डिग्री का टर्न भी ले चुके हैं, उसकी तरदीद भी वो कर तो फिर चुके हैं। मजबूरी है। नहीं, मजबूरी है जो भी है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि बहुत सी बातें पोस्ट वो इलेक्शन 8 फरवरी के बाद जो है ना, सही। वो वो उनकी बहुत सी बातें ऐसी हैं जो कि मैंने पहले कर दिया था, मुझे नहीं मालूम था ये बात। शायद निजाम से मुताबिकत नहीं रखती। जी निजाम से मुताबिकत निजाम से नहीं, जो ग्राउंड रियलिटीज के मुताबिक नहीं है। इमरान खान साहब को कोई डील आज तक ऑफर नहीं हुई। चले पॉइंट आ गया। अनम ठीक आप है। बताइएगा क्या आता है सबसे पहले राणा सनाउल्लाह साहब को आई देख के? थिंक दबंग सियासतदान है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और सबसे पहले इनको देख के जो जहन में आता है ना, वो आई लाइक हिज मोस्टैश, मुझे मूछें अच्छी लगती है इनकी पर्सनालिटी देखने में अच्छी अच्छा, लगती है। और- अदरवाइज मशवरा मेरे पास कोई नहीं है इनके देने के लिए। आई लाइक हिज पर्सनालिटी। मशवरा कोई नहीं है। आप क्या फैसलाबाद से मशवरा तो नहीं देंगे? है? नहीं, मैं फैसलाबाद से नहीं हूँ मैं बिहाड़ी से हूँ। देखिए वो एक जुमला ना कि जहाँ फंसो मैंने दसो, जहाँ भी कोई एहतजाज राणा साहब को याद किया जाता है। इसमें आप हमारे मुजफ्फराबाद में देखें, कश्मीर में वो तारीख चली इलेक्शन कमेटी वाली, तो उसमें भी सबसे पहले नंबर 1 पे राणा अच्छा, साहब मैं थे। समझा मिमिक्री करने लग नहीं गए। मैं नहीं वो अपना आप मैं कह अपनी अपना ही वही सोच रहे भाई, अपनी नहीं होना। नहीं 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 मैं एक राय देना चाह रहा हूँ। अनम बेटी ने मेरी मूछों की तारीफ की है। हसन साहब आप भी मूछें रख लें, आप भी मूछें रख लें, और वाकई इमरान खान ने जेल काटी है, ये आप माने हसन साहब?
नहीं इंशाल्लाह मैं बताऊं आपको कि वो अभी लंबी इंजल काटेंगे और नई तारीख रकम करेंगे इंशाल्लाह ये इंशाल्लाह कह रहे हैं ना इंशाल्लाह आएंगे 3-4-5 साल जो है ना और बड़े छुट्टी होगी। वो कह रहे हैं इंशाल्लाह आएंगे। बड़ी मैं मानता हूं जी डट के खड़ा है कप्तान, जेल जबरदस्त काट रहा है और ये कामयाबी जो जिस तरीके से वो लीडर काट होता है, रहे हैं, लीडर वो काटता काटते है, रहेंगे। लीडर वो खड़ा क्रेडिट रहता है, से लीडर जाता है, वो भागता नेल्सन मंडेला का रिकॉर्ड बीट करेंगे। अच्छा। अब देखिए आप भी दे रहे मैं भी दे रहा हूं और मैं बिल्कुल दुआ गो हूं कि वो मजबूत ए, उन्होंने- अच्छा, जनानी नहीं। एक क्रेडिट तो दूसरे लोग भी देते हैं कि इमरान खान ने जो जेल काटी बीमारी का बहाना बना के बाहर नहीं गए, हाय। इसका क्रेडिट लोग देते हैं। देखें उनकी आंख का प्रॉब्लम हुआ, ऑल्दो आई एम नॉट सपोर्टर ऑफ एनी। पहले हसन अयूब साहब के चेहरे का रंग देखो, लाल लाल लाल। खान साहब को प्रॉब्लम क्या होगा? कॉर्नर कर लिया गया। अच्छा खान साहब को शुरू में ही कॉन्स्टिपेशन होगी, सच बता रहा हूँ। अब कॉन्स्टिपेशन पे तो बाहर अच्छा नहीं प्रॉब्लम हुआ, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं डट के खड़ा हूँ, वो रुके रहे। उन्होंने नहीं कहा मैं हॉस्पिटल जाऊंगा। हाँ। फिर उनको जो पाइल्स का प्रॉब्लम था उस पर भी उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊंगा। ये सच्ची बातें हैं, ये वो चीजें हैं जो इमरान खान सारा साहब कुछ की करने के अपनी बावजूद। तहरीरी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा हुई है। फिर तो ये सीखना वो चाहिए। बीमारी है, मैं अपने पास नहीं कह रहा। हाँ, नहीं, बीमारी तो ये तो कोई चीजें जो वो मानने नहीं वाली होती, वो बात तो है चले। कि इसके बावजूद खान साहब ने Even जो eye बीमारी infection recently हुआ। आई वाला भी उन्होंने देखा उन्होंने बहाना नहीं बनाया। बहाना नहीं बनाया। तो ये है कि इस टाइम तो उनकी आंख के बारे में ये है कि इतला के रिसेंट ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह ही इज रिकवरिंग वेरी फास्ट। चंद तारीफी कलमात तो कहे ना उनकी बहादुरी को देखिए लेकर। इमरान खान साहब की कुछ खुसूसियत है, रेजिस्टेंस। कुछ बातें। इमरान खान साहब जितने कमजोर एडमिनिस्ट्रेटर थे एज अ प्राइम मिनिस्टर, वो उतने ही ताकतवर ओपोजिशन लीडर हैं। इमरान खान के मुकाबले का ओपोजिशन लीडर कोई नहीं है, वो हुकूमत को नकेल डाल देता है। हाय। ठीक है, ये बात मानने वाली है। अब मजा आ रहा है। इमरान खान मजा साहब को। लेकिन इमरान खान से नलायक जो है वो प्राइम मिनिस्टर भी कोई नहीं रहा। ये दो बातें मैं बिल्कुल नालायक हल्फा ईमान कहता हूँ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ थे जज एंड ज्यूरी वो ਤੁਸੀਂ फैसला करना है लायक करना लायक मैं करना। अपनी राय तो दूंगा। उनकी चले राय और राय तो मोहतरम होती है। लेट्स एग्री टू डिसएग्री, वही बात एक मरतबा फिर करते हैं। यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए, हमारी ये ट्रांसमिशन जारी है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारी ईद की ये ट्रांसमिशन जारी व सारी है और हमें इस वक्त स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है एंकर पर्सन सलमा कौसर ने। सलमा, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग और बहुत बहुत ईद मुबारक हो आपको। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। आप सबको भी ईद मुबारक मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा। आप बहुत प्यारी लग रही हैं सलमा। आप भी बहुत प्यारी लग रही है। मुझे लगता है मैंने ऑफ फेयर आपकी तारीफ की थी ना, तो आपने बदला पूरा समझ नहीं हुआ। और वैसे आपकी खवातीन लग के रही लिए है। बड़ा ज़रूरी होता है उन्होंने आपकी तारीफ इसलिए किया कि आप जवाबी उनकी करें। थोड़ा सा मूड लिफ्ट अप करना चाहिए ना अपने साथियों का। हाँ, हाँ, 2-3 घंटे लगते हैं और उसके बाद अगला तारीफ भी ना करे। तारीफ भी ना करें। और उन्होंने तारीफ की ही इसलिए है कि बहुत जवाबी तारीफ जरूरी हो। है। वो वाकई प्यारी लग रही है। और सलमा आप इनसे जरा पूछिए कि दोबारा स्कूटर पे बब हो गए। ये आपको पता नहीं ट्रांसमिशन है। से स्कूटर वाली क्या स्टोरी है? ये एक दिन पहले गिरी हैं इनका, और हाँ। लेकिन इनकी हिम्मत है कि ये बैठी हैं इधर। बाइक में कोई कपड़े वपड़े आ गए हाँ, होंगे। वो ये वैसे हमेशा कुछ ये हो प्रिकॉशंस जाता का है। बड़ा वो ख्याल मौसम एंजॉय कर रही थी। स्पेशली किसी इवेंट से पहले। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा एक यादगार वाकया है बड़ा बाइक से गिरने का, जो मैं आखिरी बार बैठी थी और गिरी थी और फिर मैं उसके बाद थी। वो नजर लग जाती होगी आप लोगों को। अच्छा, आप ये बताइएगा सलमा, आपकी ईद कैसी होती है और बचपन की ईद में, और अब भी बचपन ही है खैर, लेकिन अब की ईद में क्या फर्क है? ये आपने अच्छा किया, बड़ा आपने Add कर करेक्शन कर दी। जी। बचपन की ईद और अभी की ईद, देखें बचपन में तो ये होता है कि वो कुड़ कुड़ करते हुए जो नोट मिलते हैं ना नए नए, और वो आप संभाल के रखते हैं और फिर जाके शॉप्स पे चीज़ें वीज़ें खाते हैं, तो मैंने वो ईद तो भरपूर तरीके से एंजॉय की है। अब क्योंकि हम बड़े हो गए हैं, ईदियाँ देने वाले लोगों में शामिल हो गए हैं। ईद पहले कोई पूछता था, मैं कहती थी सो के गुजर जाती है, लेकिन आज मैं और भी जिससे मेरी बात हुई, मैंने उनको भी ये एडवाइस किया कि ईद को गुजारना नहीं चाहिए, मनाना चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए। आप अपने उन तमाम साथियों से मिले जिनसे आप पूरा साल नहीं मिलते। एक तो आपको पूरे साल के बाद एक अपने काम से भी, अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी से ब्रेक मिलता है। तो अपनी वर्क प्लेस पे अपने रिश्तेदारों से, दोस्तों से, जिन जिन लोगों से आपकी मुलाकात नहीं होती उनके साथ टाइम स्पेंड करें। और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप ऑर्फनेज में जाएं, ओल्ड एज होम्स में जाएं, अपने बच्चों को, बहन भाइयों को थोड़ा सा मोटिवेट करें कि वो लोग जिनकी ज़िंदगी में ये सब रिश्तों की कमी है, तो आप उनके साथ भी थोड़ा अच्छा टाइम स्पेंड करें। और आप लोग इतनी संजीदगी से सुन रहे हैं, मुझे लगता है मैं ठीक बात कर रही हूँ।
सानू में सबको ये लगा जाना कि ਅਸੀਂ चाहिए। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸ਼ੋਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ तो ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ हम सुनने लग पड़े हमने कहा सुनते ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਡ ਤੇ ਧਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਆ ਕੇ बगैर ਗੱਲ ਲੰਮੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰਦੇ नोटिस कर लिया कि मैं अगली चीजें क्यों कर लूं, क्योंकि अब ये 5-10 मिनट बोलेगी, मैं नोटिस कर रही हूं। मैं आगे पढ़ना शुरू हो गया कि क्या करना है अब आगे। ਔਰ ਕੁਰਕੁਰੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟ ਨੇ ਉਹ ਕੋਰੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ हाँ, कोरे नोट। हाँ कोरे और बैंक चो लबदे सर और वो ईद से पहले अभी भी हम जाके बैंक में चेक करते हैं कि नए नोट आ साफियों गए को हैं तो वैसे फटाफट। मिलते रहते होंगे नोट नहीं हसन भाई। नहीं, हमें नहीं मिलते। नहीं अजहर भाई तो तुम क्यों बोल रहे हो तजर्बा बता रहा आपका माशाल्लाह अच्छे हैं, लगे रहे लगना भाई। पहले पैवस्ता देखिए ना, वो एक्सपीरियंस बंदे से पूछना चाहिए। पैवस्ता रह अच्छा, शजर मैं से एक उम्मीदें बाहर ईद रख। का बड़ा अजीम दिन है। मैं एक बात बताऊं कि अल्हम्दुलिल्लाह ना ज़िंदगी में कभी रिश्वत दी है ना ली है आज तक। इवन के लोग कहते हैं कि जिस सीढ़ी के अंदर काम है वो शैतान की आंख है, बिल्कुल काम नहीं हो सकता बगैर पैसों के। मैंने बगैर पैसों काम कराया। हाँ, थोड़े पॉजेज आए, थोड़ा काम लंबा हुआ। फ्रॉम बेसिकली डिज़ाइन एंड वर्डिंग कमेटी से जो मतलब उसकी आपने प्लॉट लिया हुआ तो उसकी आपने जो डिज़ाइन को आपने करवाना होता है, मंजूर कराना होता है, तो वहाँ से लेकर एंड तक टिल द कंप्लीशन मैंने 1 रुपया रिश्वत नहीं दी जी, ज़िंदगी में कभी रिश्वत नहीं दी। और ये वो आपसे रिश्वत लेते हुए डरते होंगे। अब बिल्कुल ये बात भी सहाफ़ी- है, लेकिन हमारे सहाफ़ी लेते भी तो हैं ना जी। लिफाफे जो हैं वो जो लेते हैं वो भी लेते हैं जी, हकीकत है। एक unfortunate आप- reality है। आप इस बात को जो है वो निगेट कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है जी इस चीज़ से दूर हूँ और इस वक्त तक तो कायम हूँ। मुस्तकबिल का पता नहीं है, शैतान किसी भी वक्त इंसान के ऊपर आ सकता है, लेकिन अल्लाह ताला से दुआ है कि इस उम्र तक अगर बचा के रखा है तो आगे भी बचा दे। आपने सीडीए का जिक्र किया ना, तो मुझे शेर याद आ गया अनवर मसूद साहब का। वो कहते हैं कि जाने वाले मेरी बद्दुआ लेता जा, जा तुझे सीडीए से काम पड़े। आपका काम कैसे हो गया हो ऐसे? गया जी, वक्त लगा। इवन के ताकत होवे तो हो जाता है जो और पीटीआई के दौर में हुआ जी, पीटीआई के दौर में पीटीआई के दौर में हुआ, क्या बात है। पीटीआई के दौर में हुआ। और पीटीआई के दौर में यानी काम हो जाते थे बगैर रिश्वत के। नहीं, रिश्वत के बगैर तो काम सीडीए के अंदर जो है ना, वो अगर परवेज मुशर्रफ का दौर था, नवाज शरीफ साहब का दौर है या किसी का भी दौर है, सीडीए का अपना एक कल्चर है, एक अपना मिजाज है, अपना एक वहाँ पर सिस्टम है। हर इदारे वो का सिस्टम के साथ आपको चलना पड़ता है। लेकिन मैंने आज तक कभी इवन के मुझे याद है कि ये मैंने कुछ जगह ली शालता में, तो गया बंदा, वो बयान शान हो गए, मेरे नाम ट्रांसफ़र वगैरह हो रही थी, तो बंदा जब उसने फ़र्ज जारी करना था तो वो कहता है जी कि कुछ हमें जो खुशी से मिठाई के लिए दे दें। मैंने कहा मुझे कोई खुशी नहीं आपको मिठाई देने की। फिर उन्होंने कहा जी कि नहीं, खुशी से कुछ तो देना जी, वो तो रस्म रवाज हैं। मैं कहा जी रिवाज आपने डाले हैं, ये ऐसे जो घटिया किस्म के रवाज हैं मुझे नहीं चाहिए। तो वो बाद में उसने कोई लातो लाल करने की कोशिश की, तो फिर मैंने कहा सस्पेंड अगर होने का दिल है तो मुझे बता दो। तो फिर उसने फ़र्ज जारी कर दिया। तो इस तरह करते हैं ये, यानी ये हमारा वो लोग जो अपने वक्त को ज़ाया होने से बचाने के लिए उनकी बातों के ऊपर सरेंडर कर देते हैं, पैसे दे देते हैं कि यार कौन इसके मुंह लगे, कौन इस तरह करे। तो ऐसा ना करें तो आपके लिए अपने लिए बेहतर होता है। इवन के आप ये देखें कि आइस्को के अंदर अनफॉर्चुनेटली ये जितनी बिल्डिंग्स बनती हैं, फ्रॉम ये जितनी ब्लूरी में बनी हुई, जितनी बनी हुई, सब ने रिश्वत जो है वो अदा की हुई है वहाँ पर। वो डिज़ाइन मंजूर नहीं करते, उनका जो पावर सप्लाई का डिज़ाइन होता है वो मंजूर नहीं होता, उसकी भी एक प्रॉपर डिज़ाइनिंग होती है, उसके आपको मंजूरी चाहिए होती है। और यही चीज़ें बाद में अगर मंजूर प्रॉपर डिज़ाइन से ना बने, सानिहात का बाइस भी फिर सानियात का बाइस तो बनती है। लेकिन अगर आपका डिज़ाइन ठीक है, कंसल्टेंट आपको बता रहा है, आपका काम भी वहाँ पर हो चुका है, आपको प्राइवेटली अपना ट्रांसफार्मर लगाना पड़ता है, चीज़ें करनी पड़ती हैं जो सरकारी खजाने में पैसे जमा कराते हैं आप। लेकिन उसके अलावा भी वो कहते हैं कि जी ये चीज़ को अप्रूव हमने की है तो इसके लिए आप हमें पैसे दें। यही तो IMF ने बात की है ना कि जो पाकिस्तान के अंदर जो ये रुकावटें हैं ना, ये रुकावटें बढ़ा के कोई भी चीज़ करनी है तो उसको रुकावटों का सामना है। और एक माफिया के लिए अलग कानून है, आम आदमी के लिए। आप इसको की बात करें, मैं सॉरी बात काट रहा हूँ। वासा ने मुझे 4 लाख का बिल भेज दिया पानी का पंजाब में। इतना पानी पी गया। वही ना मसला, ये बात ये थी कि आप 25-30 हज़ार रुपये दें आपका बिल माफ़ हो जाएगा। उसमें वजह क्या थी, जब तहकीकात वगैरह शुरू हुई, जांच पड़ताल करनी शुरू की, हमारे यहाँ पे जो बिल आता है लोग चेक नहीं करते। पहले बिल आता था 950 रुपये। मोहसिन नकवी साहब जब निगरान वज़ीर आला थे, उन्होंने रेट्स वगैरह बढ़ाए, जिनका 900 था उनका 1500 रुपये कर दिया। तो वासा के इंस्पेक्टरान को भेजा गया कि आप जाके जाँच पड़ताल करके तफसीलात लेकर आएँ। उन्होंने मेरे घर को लिख दिया कमर्शियल प्लाजा, इसमें बैंक भी खुला हुआ है, यहाँ पे एक सिनेमा हॉल भी और पब्लिक ये यहाँ पे ना। आप सबकी मिमिक्री करते उन्हें लगा सब इधर ही रहते हैं। नहीं, मैंने कोई शो मिमिक्री शो नहीं करवाया। हाँ, अपनी बिल्कुल, जंग लड़ी अल्हम्दुलिल्लाह। और वो बिल मेरा जो था बनता था, जो मेरा बिल जायज़ था, वो 15 से 2000 रुपये बिल था। मुबारक भी वही रेट है। मुबारक हो। वंडरफुल। तो ये कि जंग लड़ी, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि मेरे पास तो सोशल मीडिया की पावर थी, तमाम तर वो जंग वास्ते मामा 50,000 उत्ते लग जाए। जंग लड़ने जाओ। सर क्यों दें? देखिए आप लेकिन system है, ऊपर लगा दें, आप ऊपर लगा दें, लेकिन आप ब्लैकमेल मत
मत हो, ब्लैकमेल मत चाहे हो ना। किसी की हुकूमत है ना। अच्छा, ये वो माफियाज हैं जिनको परवाह नहीं है कि ऊपर कौन इक़्तिदार में है। Exactly. उनकी अपनी एक दुनिया है, अपना एक सिस्टम है, अपने उनके रस्म रवाज हैं और अपना उनको एक कार्टेल बना हुआ है। चाहे वो नहीं मैदर पंचोता होगा, हसन अयूब होगा, मखदूम साहब या कोई भी है, वहां पर उनको कहेंगे जी कि हमारे ही तरीके से आपको चलना है। तो आपने ही रेजिस्टेंस करनी है। अब एग्जांपल देता हूँ, पंजाब के अंदर एक चीज़ बड़ी अच्छी हो रही है। पंजाब के अंदर कोई अगर यानी मुनाफा जो है, अगर किसी को स्लॉटर करना चाहे, गैर ज़रूरी जो है वो मुनाफाखोरी करने की कोशिश करे, आप कंप्लेन करें, 5 मिनट में उसका जो है वो दुकान बंद हो जाती है, शॉप बंद कर देते हैं। पंजाब में इस लिहाज से गवर्नेंस की जो ग्रिप है वो बड़ी मजबूत हो चुकी है। किथे को पंजाब के 2200 सीसीडी दे मावराए अदालत कत्ल कर देते हैं। मैं कहता हूँ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ सीसीडी से बेहतर इदारा मैंने आज तक नहीं देखा। नहीं, किधर बेहतर है? सीसीडी अदालत ने के जो बगैर काम कैसे किया, आप किसी को मार सकते हैं? जो CCTV सरगोदा के अंदर शफकत ने कल बताया कि देखिए किस तरह जी, उठा के वो बंदे को लोग चकवाल में कत्ल कर जो दिया। खवातीन को रेप करते नहीं, हैं, रेप है तो अदालत सजा जो देती है। ये खवातीन नहीं के होता साथ क्या जुल्म पता। करते हैं और ये फिर फैसला कौन उनकी करेगा? फैमिली ईद की को वकील डरा की कर बात ऐसी बातें हैं। उनकी कोई- काटना कोई- बेशक यार इसको, लेकिन बात हकीकत ये है कि उनकी फैमिलीज को डरा कर फिर उनसे स्टेटमेंट दिलवाते हैं। ऐसे लोगों को जो है वो कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए मेरे भाई। बिल्कुल। अगर आप चलिए, मुल्क के बड़े से बड़े करप्ट को आप और अब हम कुछ तस्वीरें दिखाएंगे आपको। लेकिन हम मेरा ख्याल है हमें ईद को ज्यादा से ये ना अपनी मारी बोल रहे तो मेरी भी काट देंगे। नहीं, अभी हम कुछ तस्वीर दिखाएंगे और उन्हें देख के आपकी कोई याद या कोई भी मेमोरी कुछ भी अगर आपके ज़हन में आए तो जरा स्क्रीन पे देखते हैं। लेकिन वो पिलर है ना, मुझे नहीं, स्क्रीन आपको दूसरी तरफ एक और स्क्रीन आपके लिए हमने पहले से इंतजाम कर रखा है, बेहतरीन। दिखाएं जी। ले जी, पहले हसन साहब आप गल्फ स्ट्रीम G500 अगर उसकी बात करना चाह रहे हैं आप तो नहीं कोई भी मेमोरी, हम तो बड़ा गैर सियासी सी जहाज बात से है। मुतल्लिक जी भोजा एयरलाइन के अंदर मेरे वालिद साहब की पार्टनरशिप थी और दिस वाज बैक इन 90s। उसमें पहली मर्तबा जहाज़ में जब बैठे तो मुझे याद है कॉकपिट के अंदर वो रशियन प्लेन्स थे और उन जहाज़ों में रशियन पायलट्स से जो बुलाए गए थे और उसके अंदर स्मोक आती थी अजीब सी ना। तो वो जहाज़ मुझे याद है जी, ट्रैवल किया। फिर मेरे पास वालिद साहब को उस ज़माने में, ये 90 की बात है, उनका पाकटेल का फ़ोन था, मैंने घुमा दिया। फिर उस पर मेरी अलग से बेइज्जती हुई और वो मेमोरी जहाज़ की वो बड़ी प्यारी दूसरी मेमोरी थी, बहुत प्यारी थी। अच्छा, कोई अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था। पंजोता साहब, जहाज देख के आपके ज़हन में क्या आता है? मैं हकीकत ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆਈ ਹੈ ਨਾ तो मैं आख्या पर लगता है सारे ते परचा कराऊंगे क्योंकि जो जहाज चल रही है अंदर स्टोरी 12 अरब वाली, ठीक है, और उस पर बात नहीं करनी। चलो 11 दिन और पायलट सरट पा के 12 बन जाता है ना। 16 बढ़ा दो, 16 भी बना सकते हैं भाईजान। इतने 55 रुपए पेट्रोल रातों रात बाद जाता है तो क्या पता लगता है। 55 रुपए घंटा भी चलता था हेलीकॉप्टर भी। तो हमने वो भी देखा है। देखें हमें हेलीकॉप्टर फवाद चौधरी साहब ने कहा, तर्जमान थे हुकूमती के, 55 रुपए लगते हैं टोटल हेलीकॉप्टर के। वो उन्होंने पर किलोमीटर पर किलोमीटर 55 रुपए लगता है। आपने तो कहा था वो नईमुल हक साहब थे साथ। फवाद चौधरी साहब बहन मामला ये है ना कि जब आपके हुक्मरान जो है ना वो लोगों का दर्द नहीं महसूस करते हैं तो फिर इस तरह की चीज़ें करते हैं। चलो, ये मोबाइल है ना मेरा, ठीक है जी, दिखा दिया बड़ा आपने। महंगा मोबाइल है। नहीं पड़ा हुआ है इधर, कौन सा मैंने छुपा पीटीए अप्रूव्ड है? नहीं अभी नहीं है। अच्छा, अभी मैंने पिछले भी लिया, पीटीए अप्रूव नहीं लिया, मैंने बस वैसे ही चलाया रखा। टैक्स कम होना चाहिए वैसे ये भी। ये असद उमर साहब ऐसा तोहफा दे गए हमें, ऐसा जुल्म कर गए हैं कि उसके बाद यहाँ पर टैक्स एक दफ़ा लग जाए तो ख़त्म नहीं होता। ये ज़रूरत क्या थी इस काम की? बिल्कुल। चले, जहाज देख के सलमा आपके ज़हन में क्या आता है? मुझे याद आता है PIA, हमारी बड़ी मेमोरीज हैं PIA के साथ। हम जो कहते थे बाकमान लोग, लाजवाब सर्विस, तो वो वाकई लाजवाब थी। हमने दुनिया की एयरलाइंस को ट्रेन किया, लेकिन एक वक्त आया कि जब हमें हमारे हाथ से वो चली गई तो मुझे अफसोस है इस बात का। मुझे बस ये बात याद आती है। शेरोज, आपकी जहाज क्या से मुझे वो रहमान मलिक साहब वाला वाकया याद आता है जब वो एक लेट पहुंचे थे तो पायलट का कोई आज से तकरीबन 2014-13 की बात है। वो मेरा बड़ा वो एक 2018 वायरल वाला- वीडियो हुई थी, बिल्कुल। असल में मेरी बात से इत्तेफाक करें कि मैं अगर इनकी मिमिक्री में बात करूं कि 2018 में जहाज से मुझे जो याद आता है कि वो जो मियाँ साहब और मरीम साहबा वाला जो वो जब जहाज से अरेस्ट हुआ
वो पाकिस्तान की तारीख का अफसोसनाक वाक़या था, मैं समझता हूँ। जी वो अफसोसनाक नहीं था, ये आपकी पैरोडी। मैं आपके एक्सप्रेशन को अफसोसनाक वो था कि जो पंजाब के अंदर मैंडेट था उस पर शब खून मारने के लिए जहांगीर तरीन साहब का जहाज उड़ा, फिर उसने बैक एंड फोर्थ किए। जहांगीर तरीन का जहाज आपने याद करा दिया। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आपको याद आ जाएगा। जो है वो मुस्लिम लीग नवाज को छोड़कर वो शामिल हो गए जनाब किसमें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। हाँ, और तो ये भी हमने पीटीआई के देखा। इसी तरह शामिल हो गए पीएमएलएन में और नई जमात तैयार चले, कर ली उसमें। अगली तस्वीर देखते हैं। 5 साल बाद जहाज में इस्तेकाम आ गया। हाँ, इस्तेकाम आ गया। इस्तेहकाम भी आया, बिल्कुल। और अगली तस्वीर देखते हैं जी, इसे देख के क्या याद आता है? दिखाइएगा बाइक। ये मुझे लगता है पहले हम ईमान से पूछते हैं। ईमान के साथ 24 घंटे पहले कोई वाकया हुआ हाँ, है स्कूटर और से स्कूटर देख के ईमान आपको क्या याद आता है? हाँ, बस दर्द याद आता है। दर्द याद आता है। इनका एक्सीडेंट हुआ है तो अभी, लेकिन नईम साहब से पूछते हैं ना उनकी मेमोरी, पहली बार स्कूटर पर वन व्हीलिंग की मेमोरी, कोई वन व्हीलिंग की। लड़की शरारती होती या है सरगोदा यूनिवर्सिटी के आगे पीछे आप घूमे हो, या बाइक लेकर आप कहीं यूनिवर्सिटी पहुंचे रोड हो। पे। अच्छा, वैसे तुम दो अपने ख्यालात का इज़हार कर। तो मैं बस शौक था कि मैं मोटरसाइकिल चलाऊंगा। उससे पहले ज़ाहिर बात है साइकिल जो है उसकी समझ हो तो तभी मोटरसाइकिल। तो बड़ा गिरता था मैं, है ना, तो बड़ी मुश्किल से मुझे साइकिल की समझ आई। फिर मैं स्कूल जाता था और बड़ा जो है हादसे 1-2 दफ़ा हुए। एक दफ़ा इंतज़ार और मैं जा रहे थे सरगोदा, ईद थी, तो ईद हमारी जो है ना वो हम भलवाल जो ही क्रॉस किया तो दोनों जो आगे सड़क बन रही थी दोनों गिरे जनाब। तो हम इधर उधर देखें कि कोई उठाने वाला नहीं, फिर खुद ही उठ के मोटरसाइकिल पे बैठ के कि बंदा को नहीं उठाने लगा, आप ही बैठ के चला रहा। हसन साहब आपकी कोई मेमोरी? मैं तो एकदम उन्होंने इंतजार साहब का नाम लिया तो चला गया प्रेसिडेंट ILF। अच्छा, देखिए वो उस बंदे ने बड़ी तरक्की की है और वो तरक्की कर गया है और बड़ी उसने मेहनत भी की है, लेकिन नईम हैदर उतनी मेहनत ना करने के बावजूद तरक्की कर गए हैं। तो ये एक राज इनसे पूछना चाहिए कि वजह क्या है। ये तारीख इंतज़ार हैदर पंचोता साहब ने वो बड़ी उन्होंने जो है वो मेहनत की है यार बंदे ने। हमने देखा है उसको खान साहब के साथ बड़ा वो आगे पीछे रहा। तो मोटिवेशन उससे देखकर आपको हुई थी या उनको आपको देख के मोटिवेशन हुई? आपकी नज़र नहीं पड़ी, हम इकट्ठे ही होते थे उस वक्त जब गाड़ियों के अंदर लोग बैठना भी छोड़ गए थे और हम साथ खड़े थे मुश्किल टाइम में। उससे पहले की बात कर रहा हूँ। उससे पहले कब? 2012 की? 12 के बाद नहीं, वो अभी 2022 है ना, 22 के बाद ही खान साहब के साथ ज़्यादा क्लोज हुए हैं और अभी तकरीबन 6 महीने पहले बने हैं चीफ ऑर्गेनाइजर, उससे पहले नहीं थे। तो हम कोर्ट्स में जाते थे ना, तो खान ने कहना कि आप ना कोर्ट से आते जाते बताया करो कि ये केसेस लगे हुए हैं। तो मुझे खान साहब ने कहा कि आपने आज से ना वीडियो बनाना शुरू करनी है। मैंने वीडियो बनाना शुरू की। पहली दफ़ा जब मैंने वीडियो बनाई ना तो पूरी रात ही मेरी वीडियो बनाते गुजरे, क्योंकि एक बनाऊँ तो कहूँ कि इसमें पसीना आ गया, इसमें ठीक नहीं है। रीटेक्स। और सुबह जाके 5:30 बजे जो है ना मैंने वीडियो भेजी तो खान साहब का आगे से जवाब नहीं आया ना। मैंने कहा लगता है खान साहब को पसंद नहीं आई ना। दूसरी वीडियो मैंने हाई कोर्ट में उसी दिन ही जाके, सोया नहीं, तो मैंने जाके बनाई तो खान साहब की कॉल आई। खान साहब कहते हैं यार देखो लंबा नहीं खींचते, आपने 6 मिनट की किया और उसके अंदर टॉपिक जो है ना वो कंसंट्रेट किया करो, बेशक छोटी हो लेकिन सिंपल अंदाज के अंदर लोगों को समझ आए। तो मैं ना तकरीबन कोई आप अंदाज़ा लगा लें कि 3-1000 वीडियो मैंने इन 2-2.5 सालों के अंदर बना दी, ठीक है, जिसमें मैं सुबह शाम हर रोज़ वीडियो बना ना, एडिट नहीं, सीधा जाकर सोशल मीडिया को और वो फिर तो वो ज़ाहिर बात है जब मैं वीडियोस बनाना शुरू की तो टीवी चैनल्स वालों ने उठाना, वहाँ से मैं टीवी के ऊपर आना शुरू हो गया कि ये खान साहब के केसेस को जो है वो अपडेट देता है, ये है वो, मुझसे पूछना शुरू हो गया। तो इनको तरक्की मिली तो वीडियो बनाने से, सोशल मीडिया और वीडियो बनाने से तरक्की नहीं मिली। सोशल मीडिया बात कहीं से कहीं स्कूटर किधर है? नहीं, वकील तो देखे ना और भी पाकिस्तान में बहुत हैं। खान साहब के केसेस में मैं ज़रूर पेश होता, लेकिन खान साहब के बतौर वकील भी कह लें, लेकिन ज़्यादा जो है ना वो खान साहब के साथ जुड़ने की वजह से और उनका जो है उनके बारे में बात करने की वजह से हुई। बिल्कुल। चले सलमा आप बताएं। बीच में वाकई मिस हो गया। बाइक की 10 जड्डी है ना बच्चा। हाँ, वो आपने फिर इंतजार की तरफ ले ओके दस नहीं तुसी सी आपने कभी बाइक की होया? लेकिन नहीं, मैंने चलाई नहीं है और मेरा सिमिलर एक्सपीरियंस है ईमान की तरह। आई हैड एन एक्सीडेंट इन 2014 और वो आखिरी बार था जब मैं बाइक पे बैठी एंड आई वाज पैरालाइज्ड फॉर 1.5 ईयर। उसके बाद मैं कभी ज़िंदगी में बाइक पे नहीं बैठी।
ओके शरोज, ये मेरा बड़ा तल्ख तजुर्बा है, ये तल्ख के बाद मैंने उसके बाद फिर वो डर आ जाता है ना दिल में। शरोज, आपको भी एक्सपीरियंस जवानी में हीरो बनते बाइक्स देखिए, बाइक पर? पिंडी से ताल्लुक है तो पिंडी बॉयज की वो हाँ, मशहूर पिंडी पहचान बाइक्स है। लेकिन ये बाइक्स इलेक्शन के दौरान बहुत कुछ लेकिन मशहूर है बाइक्स ही। बाइक्स के खास तौर पर बड़ा मशहूर सलेंसर वो उतारा हुआ वो 14 अगस्त के मौके पे। लेकिन सियासत जो इलेक्शन है ना, इलेक्शन की बात कर ली जाए तो सब सियासतदान बाइक पे नजर आते हैं आपको इलेक्शन के अयाम में। शेख रशीद साहब हो गए, हनीफ भाई साहब हो गए, जुलसों में आ रहे हैं, गलियां तंग हैं, रास्ते बंद है। लेकिन ये कि बाइक की मेरी स्पेशल मेमोरीज थी कि मैं जो सफ़र है मेरे इसी साल मैंने बल्कि किया था मुजफ्फराबाद से चकोठी लाइन ऑफ कंट्रोल का। अच्छा, 1 to 5 पे क्या बात। बारिश में, और बड़ा बेहतरीन वो जो मंजर था ना, वो पहाड़, खूबसूरती, दरिया जेलम, तो मेरा वो बड़ा बेस्ट एक्सपीरियंस रहा था कश्मीर में बाइक राइडिंग का। फर्स्ट टाइम, वो भी फर्स्ट टाइम था मेरा मुजफ्फराबाद से चकोठी लाइन ऑफ कंट्रोल। चले हम अगली तस्वीर जब आप देखते हैं। जवान होते थे। जब जवान नहीं जवान नहीं, इसी आपकी बात बता रहा हूँ। आपकी बात इन्होंने कहा ना जब आप जवान होते थे, नहीं मैंने कहा, नहीं जवान नहीं। हमारा भाई जवान ही है। हाँ, अभी जवान है, ये तकरीबन 3-4 महीने पहले की बात बता। टीनेज, वो टीनेज ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੋ ਨੰਬਰ 3 वाला डब्बा हो। चलें जी अगली तस्वीर देखते हैं। दिखाइएगा। स्कूल। स्कूल, सलमा से शुरू करते हैं जी। सलमा, वो ऐसी सोच लगी। अभी क्या याद अभी है? ऐसे लगता है कि मैंने रिसेंटली स्कूल छोड़ा है। वो आपने यही लेकिन कहना है। वैसे मैंने अभी एक और डिग्री स्टार्ट कर दी है, मुझे बड़ा लेट याद आया तो मैंने अभी एमफिल करना स्टार्ट किया। मेरी स्कूल की यादें ताज़ा हो जाती हैं, क्लासरूम में बैठना, क्लास अटेंड करना। तब के और अब के वक्त में ये फ़र्क है कि जब हम छोटे थे हमारे क्लासरूम्स में SMDs नहीं होती थी, मल्टीमीडिया प्लेयर्स नहीं होते थे, हमारे पास इतने गैजेट्स नहीं थे, इतने वसाइल नहीं थे। मैंने गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा, फैसिलिटेशन अच्छी थी, लेकिन अब दौर बदल गया। अब पहले तो हमने देखा कि प्राइवेट मीडिया का एक बूम आया 2002 के बाद से। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हमारी जो सोशल ऐप्स हैं वो डेवलप होना शुरू हुई, सारे हम शिफ्ट हो गए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और ये सारी चीज़ें आ गई। और फिर उसके बाद जैसे जैसे जिद्दत आती गई तो 2014-15 के बाद से हमने देखा कि स्कूल्स में और ये गैजेट्स का बड़ा रुझान बढ़ गया। सबके पास टैबलेट, टेलीफोन अच्छे होने चाहिए। और अब तो जैसे इंतज़ार साहब, नईम साहब का फ़ोन हम देख के सोच रहे थे ना, तो ये फ़ोन सिर्फ फ़ोन नहीं है, अब ये हमारी प्रॉपर एक मशीन है हमारे हाथ में। हम इस पर एडिटिंग भी करते हैं, हम सोशल मीडिया पे इस पे यूज़ करते हैं, और अगर PTA अप्रूव्ड हो तो हम कॉल भी इससे कर लेते हैं। कॉल भी कर लेते हैं। PTA अप्रूव्ड होना जरूरी है। 4 सारी महीने facility। विदाउट अप्रूवल आप इस्तेमाल कर सकती हैं। नहीं, लेकिन अगर आप बाहर से आए हो तब। नहीं, मैंने अप्रूव करवा लिया है। हमारे वैसे देखने वाले लोग जिन्होंने नहीं वैसे भी करवाया। है। हाँ, अब चल रही है सिम। ओके, हाँ। चलें ये चलें, एक फैसिलिटी है हसन भाई। बच्चों का स्कूल जी, मैंने बड़ी ड्यूटी दी है बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने की। अब तो ये स्कूल तो बड़ी इतना मुझ भारी duty नहीं होती है parents था की। जितना आप जॉब कर रहे हैं, तो बच्चों को स्कूल लेके जाते हैं, बच्चे छोटे हैं। अब जो माँ की उसकी डायरेक्शंस थी कि जी बच्चों को अकेले ड्राइवर के साथ नहीं भेजना। अब आपने Very important। 6 ड्राइवर भी रखे हों, उसके बावजूद आप खुद ही ये ड्यूटी दे रहे हो बच्चों के स्कूल वाली, तो फिर वो बड़ी भारी होती है। रात को आप 2 बजे आए हैं, 1 बजे आए हैं, और सुबह आपने उठ के स्कूल के टाइम पर नमाज़ पढ़नी, पढ़ के बंदा सोने का एक होता है कि बस सो लूँ, लेकिन नहीं जी, बच्चों के साथ आपने जाना है। तो बेटा, मुझे याद है पहले दिन स्कूल लेके गया उसको, तो बड़ा रोया, जा नहीं रहा था। बाद में फिर मुझसे प्रॉमिस लेता था, कोई 5-10 दिन गुजर गए ना, कि भाई आप जो है, शुरू में तो माँ आ जाती थी, बाद में कहता है कि भाई तुम बैठोगे बाहर। आज तो खैर माशाल्लाह ही इज़ 12 years old, लेकिन उस टाइम पर थोड़ा सा बड़ा मुश्किल होता है बाहर अपने स्कूल के बाद फिर बाहर वेट करना कि बच्चा अब रो रहा है पहले दिन। फिर बेटी के साथ भी इसी तरह, पहले तो बड़ी खुशी से गई, कोई भाई जाता था तो वो कहती थी मैं कब जाऊंगी। जब शुरू हुआ जाना तो फिर कहती थी कि नहीं जाना। तो आप स्कूल में कैसे बच्चे थे? शरारती बच्चे थे? हाँ, मैं तो APS में पढ़ा था, हमें शरारत की कहाँ इजाजत होती थी। APS के अंदर जो है वो, वाह, ये तो बड़ा एक अच्छी बात आपने बताई, यानी बेस जो है बड़ी अच्छी हाँ, थी। फौजी बुनियादी है। बुनियादी फौजी है। बुनियादी फौजी। आधी क्लास मेरी जो है ना वो फौज में ही है इस टाइम। बिल्कुल। अच्छा। हाँ, सारे बैचमेट सारे। मतलब हाँ, वो मैं कहता हूँ कि आप ये देखें, वो जब वर्दी वगैरह पहन कर ना वो जरा बड़े मोज़ेज़ बने होते हैं, तो मुझे तो वही दोस्त याद आते हैं जो पुराने वक्तों के। तो इसलिए वो उनको मैं असलियत जानता हूँ उनकी। वो बावर्दी फौज में वो है। बावर्दी हैं, लेकिन उनकी जो वर्दी के बगैर ही मैंने उनको देखा हुआ है। नईम साहब, आपका कोई यादगार किस्सा स्कूल का याद आता हो आपको? बचपन जो है ना मेरा, मैंने स्कूल जो है अपना गांव, मेरे ढाला है गांव भेरा के साथ, वहीं आगाज़ किया और टाटों के ऊपर बैठ के पढ़े, और वहाँ से 7 चक मुबारक है, वहाँ मैं गया प्राइमरी के बाद। तो उसके बाद मैंने FAB जो है वहाँ से किया, BA भी मैंने सरगोदा से किया, और बलवाल गवर्नमेंट कॉलेज, और लॉ जो है वो भी मैंने सरगोदा क़ायद-ए-आज़म लॉ कॉलेज से किया। तो वो जो तमाम असातिज़ा हैं ना, वो जब अब मिलते हैं ना तो बड़ा खुश होते हैं मुझे देख के ना।
तो जब मेरी उनसे मुलाकात होती है ना, ये जो मेरे साथ कुलीग्स हैं, मैं अभी भी उनके साथ राब्ते में हूँ, और जहाँ भी मुझे मिले ना, कोई दूध वाला काम करता है, कोई और करता है, तो मैं हर एक के साथ मेरी इंटरेक्शन भी है। और मैं बड़ा फ़ख्र से बताता हूँ कि ये सारे मेरे जो है ना वो क्लास फेलो हैं, और ये मेरे साथी हैं, और साथी बड़ा फील करते हैं फ़ख्र कि आपने बड़ा नाम जो है वो इलाके की तरफ से एक नुमाइंदगी की, और हर जगह पर आप मौजूद होते हैं, नेशनल चैनल्स हों या कोई और मामला हो। तो वो एक बड़ी एक चीज़ जो है ना, वो बैक बेंचर थे या आगे बैठते थे? मैं जो है कभी कोशिश कर रहा था कि फ्रंट पे बैठूं, हो सकता है सवाल कम आए मेरी तरफ। पहली बात यही होता है ना, चिराग तले अंधेरा हो जाए ना, सबके सामने सवाल ना पूछ ले, बंदे को आता भी हो तो बंदा भूल जाता तो शरारती थे हाँ, आप? कोशिश होती थी कि ऐसी जगह मिल जाए जहाँ से जो है ना वो टारगेट आसानी से ना हो, या आखिरी नंबर आए तब तक उस्ताद भी थक जाए, एक बात याद है, ठीक जी, है। जी। और मेरा जो है ना वो मार पड़ी है नंबर, आपको कभी वैसे टीचर्स वगैरह से? हाँ, एक दो तीन दफ़ा पड़ी है, और बड़ी डांटी पड़ी है। एपीएस में मार पड़ती थी तो पड़ती थी, हाँ, पहले हाथ पर। और सर्दियों में खास तौर पर जब मार पड़ती है ना, तो आपके ज़ाहिरी बात है हाथ जो है बड़े वो हमारी क्लास लाल हो में जाते थे। जब बॉयज़ को मार पड़ती थी ना, तो उनको देख के मैं पहले रोने लग जाती थी, मेरी बचत हो जाती थी। अच्छा, हमारी क्लास में ये बच्चा था जिसका नाम strike गुलजार कर था। देती अच्छा, एक बार वो कहते होंगे कि ये हसन साहब सेंसिटिव को है, इतना तो उसको माफ कर दो। गुलजार सर ने क्या किया कि हमारा कोई मैच था, 2 क्लास थी, 3 क्लास थी, कोई मैच था किसी टीम के साथ। वो मैच में उसने जनाब फुटबॉल उसके पास आ गया, तो वो क्लास पूरी होती थी, उसने लेकर अपनी तरफ जाके गोल कर दिया। तो पूरी क्लास ने उसके साथ दुश्मनी डाल दी, वो मैच हम हार गए। अच्छा, वो कोई भी बच्चा को मस्ती करे ना, कोई आवाज़ निकाले, कोई बदतमीजी की हो, किसी ने ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिख दिया, अब तो वाइट बोर्ड होते हैं, उसने ब्लैक बोर्ड होता था, चौक से लिखना पड़ता था। तो वो तमाम की तमाम चीज़ें जो थी ना, वो कौन किसने किया है? गुलजार। और पूरी क्लास पक्षियों के गुलजार साहब का नाम है। उस बेचारे को बड़ा जनाब हमने कराया, पता नहीं वो किधर है, मैंने उस टाइम के बाद नहीं देखा। लेकिन आई विश कि यार उस बेचारे के साथ बड़ी ज्यादती की है सब लोगों ने। गुलजार साहब ऐसे थे जिनका नाम जो है वो गुलजार ही आता था, किसी अब टीचर्स को शुरू में तो पता नहीं था, बाद में दे रियलाइज कि ये तो पूरी क्लास ने इत्तेफाक किया हुआ है, कट किया हुआ है कि ये गुलजार बेचारे को विक्टिमाइज कराते हैं। बिल्कुल। हम ब्रेक पे जाएंगे, लेकिन उससे पहले हनान कुछ सुना दे। गाना सुनेंगे। मैंने तो धीरे से नीलों के धागे से बांधा है हाथ को तेरे, मैं ना जहाँ चाहूँ ना आसमां चाहूँ, आ जा हिस्से में तू मेरे। तू ढंग चाहतों का मैं जैसे कोई नादानी, तू ढंग चाहतों का मैं जैसे कोई नादानी, मुझे खुद से जोड़ दे तो मेरे यार बात बन जानी। रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी, मैं रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी। वाह 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 वाह। नईम साहब को बहुत पसंद अच्छे। आया बहुत नीम आपका साहब गाना। गुनगुना रहे थे, हाँ, साथ खुद भी गुनगुना रहे थे, लेकिन जब हम इनको कहते हैं गाएं तो फिर नहीं गाते। वाइब कर रहे थे ना वो वो तो वाइब कर रहे थे ना, गा नहीं रहे थे। सुर दे नाल धुन मिला रहे थे ना। सुर के साथ। हाँ जी, यहीं पे वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक का कहा जा रहा है, वापस आएंगे, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। ईद स्पेशल ट्रांसमिशन में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे, और ईद की खुशियों को मज़ीद दुबाला भी करेंगे, कुछ मज़ीद गेम्स भी खेलेंगे अपने मेहमानों के साथ। लेकिन चलो, सबसे पहले तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है ना कि बाकी सब की तो मिमिक आप कहते हैं, मखदूम शहाबुद्दीन की मिमिक्री करेंगे आप आज। ये एक तो वैसे पहले हाँ, ये पहली बार हो रहा है। मैंने वैसे बहुत से प्रोग्राम्स में किए इनकी मिमिक्री, लेकिन आज इनके सामने इनके जो अक्सर व्लॉग्स इनके अच्छा, यूट्यूब वाले जो जो की मिमिक्री है, ठीक है ना, अच्छा, तो वो अक्सर ना बड़े स्टाइल के साथ, बानी पीटीआई के खिलाफ महाज खड़ा होने वाला है, अडियाला के बाहर तैयारियां कर ली जा चुकी हैं, अंडे वाले बर्गर पहुंचाए जा चुके। अवामी समुंदर। फिर पिछले केस बड़े औखे मुक्के ने फेर बढ़वान के। नहीं, अंडे वाले नहीं, ये बर्गर इनको पे केस ट्रिब्यूट है, खत्म हो ये इनको ट्रिब्यूट है। इनको गौरव फिकर से देखा, काफी टाइम लगा मुझे इनकी वोकल पकड़ने में। नहीं, बड़ा अच्छा बोलते हैं, बहुत बहुत ये आपकी अच्छा। मोहब्बत बोलने का जो अंदाज है, कम उम्र में इस तरह से लब्बो लहजा और पूरा बिल्कुल। लफ्जों को परोते हैं। आपकी मोहब्बत है, थैंक यू। चाहत फतेह अली खान की भी मिमिक्री करके जहाँ मैं नहीं करता।
मैंने अलबत्ता एक ऐड में उनका ना करैक्टर किया था, उनका एक कमर्शियल में किया था। वो तो नहीं कर, ये काला काला क्या है वहीं करके नहीं करता। थोड़ा सा कर दो। अस्सलाम वालेकुम। वो ऐज भी कोई नहीं वो कर रहे हैं। उनका ना अस्सलाम वालेकुम, हाँ। मैं हूँ करोड़ दिलों की जान चाँद फतेह खान, ऑल द वे फ्रॉम पिंडी। पीएम की रहेगी वैसे आज। हाँ, पीएम साहब का बहुत खुद भी पसंद करते हैं, एजाज की बात है। मोहतरम ईमान बेटी, नईम हैदर पंजुता साहब, सलमा बेटी, शहाब बेटे, हसन बेटे, आज खुशी का दिन है और कौम को मिल के खुशी सेलिब्रेट करनी चाहिए। और मैंने नईम हैदर पंजोता और हसन अयूब के दरमियान एक फ्लाईओवर तामीर ना कराया जो इनको कनेक्ट करेगा, इनके दिलों को जोड़ेगा, तो मेरा नाम शहबाज शरीफ। ये बहुत जरूरी था। ये बहुत जरूरी था। एक कम वैसे शहबाज शरीफ साहब भी कर सकते हैं, बस सोफे पे बैठे भी एक पुल बना दें। बता सकते हैं पुल। नहीं, ये मैं साफ बात करता हूँ, किसी का अल्लाह माफ करे मजाक नहीं, ये एक ट्रिब्यूट होता है। हाँ, देखें मजाक नहीं किसी के साथ, ये एक मजाक करने मजाक उड़ाने बड़ा फर्क होता है। स्केच की तरह, जैसे आप किसी का स्केच बना रहे हैं। बिल्कुल। अब मैं जो बात की, मुझे इनके एक्सप्रेशन आ रहे पता नहीं क्यों। हसन भाई आपके पीछे लग गया ये हाथ धो के। उनको भी अच्छा लगा। नहीं बिल्कुल। देखिए, मैं सुबह उठता हूँ, नमाज की तैयारी करता हूँ, फिर वो बच्चों के साथ लग जाता हूँ, पता है मुझे। फर्स्ट टाइम इनको कैरेक्टर ऑब्जर्व किया, पहली बार इनसे मिला। नहीं, आपकी बड़े अच्छे ऑब्जर्वेशन। मेरा भी करें। हाँ, पंजोता साहब क्या कर पंजोता साहब को नेक्स्ट टाइम जरा मैं ख्याल नंबर लूंगा आपसे। वक्त आपको लगेगा डीपली ऑब्जर्व करूंगा। कुछ में टाइम लगता है, हाँ। कुछ में जल्दी पकड़ लेता है। डॉक्टर शाहिद मसूद की बड़ी अच्छी उनका mimicry मेरे मुंह की बात है, करते हैं। शिल्ली। अच्छा, जिसका थोड़ा डिफरेंट अंदाज होता है ना बात करने का, उसका बंदा कॉपी जल्दी कर लेता है। उसका अब जल्दी शाहिद कर मसूद साहब के ना वो एक खबर, मेरा पहला स्कूल में कैरेक्टर था स्टार कॉम जो मैंने किया था। खबर ये है कि इराक और ईरान के दरमियान, इराक और इसराइल के दरमियान जो जंग जारी है और मैंने पबजी पे लड़ी है, मैंने सलमान को कहा शैम्पी को पकड़ लो, शैम्पी को नेतन्याहू की तरफ भेज दे, वहाँ भी गोलियाँ चलनी चाहिए। लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत बचाई करते हैं। और ये उस वक्त की बात है जब वो क़यामत की निशानियां बताते थे। सलमा, आपने तो प्रोग्राम किया है, बहुत ही कमाल की एंकर है, मैं इनको, लेकिन ये क़यामत लग रहा है, पप्पू मुझे लग रहा है माशाल्लाह। बड़ा बड़ा डिक्लाइन होता है जी, मीडिया में लोग फेड आउट हो जाते हैं। फेड आउट हो जाते हैं, बिल्कुल। मीडिया में लोग फेड आउट हो जाते हैं, बड़े बड़े मैंने नाम देखे, ऐसे कहाँ थे कहाँ गए पहुंचे। अच्छा, अता तारड़ साहब की भी आप पैरोडी करते हैं वैसे। हाँ, तारड़ से हमारे दिल के बहुत करीब है और बड़ा उनकी टीम बेहतरीन को चला पता रहे है, हैं। उनकी देखो टीम को पता है। अच्छा, जब आप ये डिस्क्लेमर क्यों देते हैं प्राइम मिनिस्टर और वजीर इत्तलात की पैरोडी से पहले? सर समझा के रहना। अच्छा चले, नहीं अता तारड़ बड़े दिल के मालिक हैं। अंदर से गल्ला तो के पता नहीं। सब रिस्पेक्ट है। नहीं, और ये बल्कि अच्छा, वो बड़ा सबसे अच्छा बढ़कर ना चला रहे हैं। मैंने ना वो ईद पे किया था और उनको भेजा भी गया कि आगे से जवाब तो नहीं आया। अच्छा जी, वो तर्जुमान, अच्छा जी। वो तर्जुमान से पूछा जाएगा कि वज़ीर-ए-आज़म की देखिए बात तो ये है कि वज़ीर-ए-आज़म की बहुत अच्छी गुजरी है, उनको पुलाव पसंद आया है। अच्छा जी, अच्छा जी। असल ये अच्छा जी इम्पोर्टेंट था। अच्छा जी 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 जी। मौलाना फजल रहमान साहब की अच्छा जी। लीजिएगा ना। देखिए, मैं मौलाना साहब को कॉपी करता हूँ, तजिया भी करता हूँ। बहुत शुक्रिया। पचहत्तर का मुताबिक मैं आपको बहुत मशहूर हूँ, ख़राब साहब ने बोला। हंसे उनकी तरह ही है। अब उनका देखिए मौलाना साहब का लॉफ्टर बड़ा फेमस है, हंसते वो बहुत अच्छे हैं जी। अच्छा जी। अच्छा जी। अच्छा जी, अब हम अपने मेहमानों की तरफ आगे बढ़ते हैं जी। आगे नहीं किसी बंदे। एक कुछ ज्यादा ही आगे। एक जुमला आपको बताया जाएगा, आपने वो मुकम्मल करना है। सबसे पहले हसन साहब, अगर सियासत एक ड्रामा होती तो इसका उन्वान क्या होता? अच्छा जी, बताए ना। बता दिया। अच्छा जी, अच्छा आप बताएं क्या होता उन्वान? अगर सियासत एक ड्रामा होती, एक ड्रामा होती, इसका उन्वान क्या होता? इसका उन्वान ये होता कि नो आइडिया। नो आइडिया। गुड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। गुड क्वेश्चन। मेरे पास एक उन्वान है जी। जंजालपुरा। जंजालपुरा। अच्छा Nice अच्छा उन्वान है। title। आपके ज़हन में कुछ आ रहा है शेरोज? कोई अच्छा सा टाइटल सजेस्ट करें सियासत के लिए। सियासत छोड़ें। देखिए, सियासत वैसे बता तो मैंने मजाक किया था, सियासत एक बड़ा मुकद्दस पेशा है। एग्जैक्टली। अगर इसको यानी सिंसियरिटी के साथ किया जाए, अडॉप्ट किया जाए, दिहाड़ियाँ लगाने के लिए नहीं, बेशक आवाम की खिदमत के लिए, लोगों के साथ चलने के लिए, उनकी गमी खुशी में शरीक होने के लिए, तो बेसिकली सियासत से बड़ी चैरिटी कोई नहीं है, आवाम की खिदमत। सियासत से बड़ा नोबल काम कोई नहीं है।
और सियासत से अच्छी जो लाइफस्टाइल नहीं हो सकता, लेकिन अगर सिंसियरिटी के साथ करें। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर सेल्फ प्रोजेक्शन और अपनी ज़ात को हमारे सियासतदानों ने आगे रखा है, जिसकी वजह से ये मुकद्दस प्रोफेशन जो है बेतौकीर हुआ। और इसको दोबारा जो है वो अगर आपने रिवाइव कराना चाहें तो हमें अपनी जो इखलाकी जो हमारी कहते हैं ना पस्ती है, इससे निकलना होगा। बहसियत पॉलिटिशियन, बहसियत हमें ऐसा लीडर अपने आप को अपनी पहले तस्हीह करें तो अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। हम माशरे की भी इस्लाह कर सकते हैं। लेकिन अदरवाइज भी देखें, हमारे जो MNAs MPs किसी भी दौर में किसी भी पार्टी के हों, वो अपने हलकों में जाते हैं, अपने इलाके के लोगों की खुशी गमी में शरीक होते हैं, फलाही कामों के लिए एफर्ट ज़रूर करते हैं। वो हो ना हो, पाए तकमील को पहुँचे ना पहुँचे, फंड्स हो ना हो, रिगार्डलेस ऑफ दिस वो लोगों से मिलते हैं, कनेक्ट करते हैं। तो असल में अवाम और पार्लियामेंट के दरमियान जो ब्रिज होता है वो यही पॉलिटिशियंस होते हैं, जहाँ पे कानून साजी हो रही होती है। लेकिन मेरी बात से आप ये देखें कि नईम हैदर ने इत्तेफाक भी किया, जब मैंने सियासत के ऊपर वजाहत की है, बताया है, तो उन्होंने बिल्कुल कहा, बिल्कुल ये एग्री कर रहे हैं मेरी बात से, और शायद पूरे प्रोग्राम के अंदर पहली बात से उन्होंने एग्री की है। हाँ, ये एक ऐसा मुद्दा है और उम्मीद कर सकते हैं कि सियासत ऐसी ही बिल्कुल हो। ठीक बात कर रहे हैं। सियासत एक देखिए इबादत के तौर पर आपने लेना है ना, कि आप आवाम की खिदमत के लिए आ रहे हैं। अदरवाइज बिजनेस के लिए तो सियासत से नाम नहीं है कि आप पॉलिटिशियन, आप लोगों से वोट लेते हैं तो उनको डिलीवर करता है, उनके मसाइल उनके मामलात हल करने हैं, और मुल्की लेवल पे आपने ऐसा काम करना है जो पूरे मुल्क को फ़ायदा हो। ये तो नहीं है ना कि आप वोट लेकर आप चले जाएँ, फिर अपने मामलात ही सीधे करते रहें, अपने अकाउंट ही बनाते रहें, और फिर पता चले जी कि देखें ये सियासत से पहले तो मोटरसाइकिल पर था, आज जनाब हेलीकॉप्टर लेकर फिर रहे हैं। ठीक, सलमा, अगर महंगाई एक किरदार होती तो वो कैसा होता? बिजली बिजली, हाँ। बिजली एक कैरेक्टर था ना एक फिल्म का, 440 वोल्ट, एकदम से झटका लगता है, तो महंगाई का भी ऐसे ही लगता है। शरोज, आपको सवाल जरा दोबारा कीजिए। अगर महंगाई एक किरदार होती, कैरेक्टर होता कोई, तो वो क्या होता? महंगाई का करेक्टर था तो मुझसे पूछिए सवाल करें जी। अगर महंगाई एक किरदार होता तो क्या होता? अच्छा जी। आपको वैसे आसान चीज मिल गई है। जब से मैंने तारड़ साहब का नाम लिया ना, आपके सब जवाब आसान हो गए हैं। अच्छा जी, नईम साहब, महंगाई एक किरदार होता, शायद परवेज खटक होता। देखिए जी, महंगाई का सबसे आस्था कहते हैं सबसे आला इलाज है, एक बिल्कुल नुस्खा है, अब्दुल हादी अदरीस हाजी, KPK में जाके पता कर लें। अब्दुल हादी और अदरीस हाजी, इसका इस दौरे हाजिर की बात कर रहा हूँ। यानी इनका मतलब ये है ना कि कफ़ायत शुआरी से काम लें, बेशक आपके पास कमाई का जरिया कोई भी ना हो, आपने कफ़ायत शुआरी कहने का ये मतलब नहीं है गाड़ियाँ कैसे लगाई जाती है पता लग जाएगा आपको। अच्छा नईम साहब, अगर मैं सदर होता ना तो क्या करूं? सदर होता तो अगर मैं सदर होता और खान वजीर आज़म होता तो फिर क्या ही होता। वाह, वैसे सदर नहीं बनना। वैसे क्या सदर बनना है जी, खान के बगैर क्या सदर बनना है। अच्छा, खान तो देखे ना, खान एक लीडर है, उसने अपनी सारी ज़िंदगी इस मुल्क के लिए सर्व किया है, और इमरान खान ही जो है ना इस मुल्क को आगे लेकर जा सकते हैं तरक्की की राह के ऊपर, बाकी तो अंधेरा ही अंधेरा है। हसन साहब, अस्तगफुरुल्लाह, आप सदर होते थे। अस्तगफुरुल्लाह, क्या बात कर रहे हैं। देखिए बात ये है कि ये पाकिस्तान ये कलमे के नाम पर वजूद में आया, और ये हमारी जो इस्लाम के नाम पर जो दुनिया की जो दूसरी रियासत है इस्लाम के नाम पर बनी, पहली मदीना तैयबा और दूसरी पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान की तरक्की और पाकिस्तान का सदर पाकिस्तान यानी हेड ऑफ स्टेट होना कुछ छोटा मामूली एजाज़ नहीं है, बहुत बड़ा एजाज़ है। इसमें आप अल्लाह ताला जो है वो जिसको नसीब करे, इवन कि इनके डॉक्टर आरिफ अलवी साहब थे जो उनको ये ओहदा मिला, लोग तरसते हैं सौदे के लिए, ये कहते हैं जी उसके बगैर उनको चाहिए नहीं, इतनी नाशुक्री नहीं करनी चाहिए। अल्लाह ताला आपको बनाई, अल्लाह ताला जी मुझे जरदारी ना बनाए, मुझे इमरान खान का सिपाही बनाए, तो मैं मेरे लिए ज़्यादा काबिल फ़ख्र बात। ये उनकी ओपिनियन है बिल्कुल। अच्छा सलमा, अगर आप सदर होती, मेरा आपसे काउंटर क्वेश्चन है कि हम ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आप मुझे सदर क्यों बनाना चाहते हैं, वजीर आजम क्यों नहीं, जिसके पास इख्तियारात होते हैं। आप मुझे वजीर आजम बनाए फिर मुझसे पूछें। अच्छा चले, आपको वजीर आजम बना देते, मैं तो आपको कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस बना रहा था। व्हाई ओनली कमांडर हो, सदर हो, सदर। लेकिन मैं तो पावर्स देख रही हूँ ना कि ज्यादा कौन यूटिलाइज करता है पावर्स को, एक्सरसाइज। अगर आप वजीर आजम होती तो अच्छा, तो फिर मैं एंजॉय करती, मैं वजीर आजम। इतना सच नहीं एंजॉय
करता है। इतना सच नहीं बोलना चाहिए। प्रेसिडेंसी आप एंजॉय कर सकते हैं, वजारती उस्मा एंजॉयमेंट नहीं होती। और अगर आप फील्ड मार्शल होती हैं तो फिर मैं वही करती हूँ जो इस वक्त फील्ड मार्शल कर रहे हैं। कोई ताल्लुक bringer of नहीं है। pride for entire nation। No doubt, no वो doubt. he is a He bringer is, of pride for Pakistan। बेशक। He is basically उसने जिस तरीके से जो अपनी क्वालिटीज एबिलिटीज शो की हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो मुंह नहीं लगाता किसी को, वो भी उनकी तारीफें करते करते जो है थकता नहीं इनकी एब्सेंस के अंदर। सऊदी अरब उस शख्स की तारीफ कर रहा है, चाइना उसकी तारीफ कर रहा है। कौन? ट्रंप तो है ही है ना, वो तो ऐड ऑन हो गया। तो कौन सा ऐसा दुनिया का बता दो कोई किसी फौज का सिपह सलार हो जिसकी तारीफ इंटरनेशनल स्टेजेस पर इस तरह हो रही हो? तो इज अ मैन विद वैसे भी एबिलिटीज एंड क्वालिटीज। इंडिया वाले मामले पर, इंडिया, पाकिस्तान वाले मामले आप पर सब एक मोदी पेज मीडिया पे। को देखें, सुबह दोपहर शाम जो है वो शहीद आसिम मुनीर पर बात कर रहे हैं। और दुनिया में कभी पाकिस्तान को इतनी इज्जत नहीं मिली जो अब मिली है 2025 पाकिस्तान After इंडिया Marka- वॉर के बाद। बिल्कुल, जी। इसमें कोई शक नहीं है। आप वजीर आजम होते तो देखिए, मैं वज़ीर-ए-आज़म होता तो मैं सबसे बढ़कर जो आज़ाद कश्मीर से मेरा ताल्लुक है, तो जो मरीम नवाज साहिबा जो इलेक्ट्रिक बसेस चलवाती हैं ना वुमेंस के लिए खास तौर पे स्पेशल, मैं आज़ाद कश्मीर की जो हमारी जो तालिब इल्म है, बच्चों की बात कर लीजिए, स्टूडेंट्स हैं उनकी बात कर लीजिए, वहाँ बड़ा नाकस इंतज़ाम है ट्रांसपोर्ट का। खास तौर पे वो जो दूर दराज इलाकों से बच्चियाँ तालीम हासिल करने के लिए मुजफ्फराबाद शहर आती हैं, तो वहाँ पे एक तो सफरी वो सहूलियात वगैरह नहीं है और वो बसेस उस तरह की नहीं हैं जो कि ख़वातीन के लिए, बच्चियों के लिए कंफर्टेबल हो। तो मेरा, अगर मैं वज़ीर-ए-आज़म बनूँ तो मेरा पहला इक़दाम ये हो कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक बसेस आज़ाद कश्मीर के अंदर वो जो बच्चियाँ हैं तालीम हासिल करने वाली यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, उनके लिए चलवाऊँ। बहुत अच्छा पॉइंट है ये। अच्छा, अब हम अपने इख्तिताम ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਣਾ ਸਾਡੀ कोई फिक्र नहीं, ਤੁਸੀਂ पंजाब दी करनी। नहीं, मैं अपने इलाके पंजाब की के अंदर तो PM तो पूरे पाकिस्तान का करता है। मरीम नवाज चीफ साहब ने तो कहते हैं कि हर जगह पहुंचा दी इलेक्ट्रिक बसेस। यानी सरगोदा में चल तो रही है। देखिए, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर में भी होता है, आज़ाद कश्मीर का वज़ीर-ए-आज़म भी होता है। मरीम नवाज शी इज अ डूअर। साफ सुथरे पंजाब के ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮੀਨ ਦੇ रोडों ते एहतजाज कर रहे ने ਉਸ ਨੂੰ अच्छा, इसका चलिए, नहीं इस आते। डिबेट को खत्म करते हुए इख्तिताम पे हम जा रहे हैं, तो सबसे हम ईद के हवाले से कोई मैसेज लेते हैं। पहले पंजोता साहब, कौम के लिए, लोगों के लिए ईद के हवाले से कोई मैसेज। देखें, ईद के हवाले से ये मैसेज है कि आपने ईद के मौके के ऊपर जितने भी आपके अजीज़ व अकारब हैं, जो मस्कीन हैं, गरीब हैं, जो आपके आसपास रहते हैं, जो जेलों के अंदर कैद हैं, उनके लिए दुआएं, और जो साथ आपके मौजूद हैं उनको मदद हर तरह से फ़राहम करें और उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। एक दूसरे के साथ जब आप मिलते हैं, खुशियाँ बांटते हैं, तो यकीनन एक ये अच्छा हमारा इस्लाम जो है वो इस चीज़ को जो है वो दरस देता है कि आप दूसरों का ख्याल रखें। तो एक दूसरों का ख्याल रखें, आपस में मोहब्बत भाईचारे से और दरगुजर करें। छोटी मोटी गलतियाँ लोगों से हो जाती हैं, बातें हो जाती हैं, तो आपने बतौर मुस्लिम एक दूसरे को जो है वो लेकर आगे बढ़ना है। और इसी तरह जो तफरका फैलाने वाले जितने लोग होते हैं, मजहबी तौर पर कोई कह रहा है कि ये मज़हब वो मज़हब, मज़हबों के अंदर भी नहीं, हमें बतौर मुस्लिम एक दूसरे के साथ यूनाइट होना चाहिए। और मुस्लिम उम्मा के अंदर जितने भी ममालिक हैं, उन अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए और उनके लिए आप दुआ करें। इस ईद के मौके के ऊपर अपने बुज़ुर्गों के लिए जो इस दुनिया से चले गए उनके लिए दुआ करें और अपनी फैमिली के साथ, अपने माँ बाप के साथ ईद गुजारें और माँ बाप की खिदमत करें। बहुत बहुत खूब। हसन साहब, कोई मैसेज? देखिए, इतनी संजीदा बात नहीं करूँगा, एंड नोट जो है थोड़ा सा ज़रा हंसी मजाक में करते हैं। एक तो अगर जिनके बच्चे हैं वो बच्चों को मनमानी करने दें, ये उनका दिन है, उनकी खुशी का दिन है। आप उनको खेलने दें, गन डालते हैं डालने दें, उनके कपड़े गंदे होंगे यार, तो आप नहला के दोबारा दूसरे कपड़े पहना दें, उनको एंजॉय करने दें, क्योंकि ये जो वक्त है बड़ा कीमती है और ये दिन बड़ा अजीम दिन है। वैसे उस लिहाज से अगर बात की जाए तो ये इस्लामी एतबार से इस दिन जब आप मस्जिद से नमाज पढ़ के वापस आते हैं तो फरिश्ते आपके पर फैलाकर आपके ऊपर रहमतें बरसा रहे होते हैं। बिल्कुल। तो वो रहमतें समेटें, इस दिन कुरान पाक भी पढ़ें, इस दिन माँ बाप की खिदमत भी करें अपने बच्चों के साथ, और बेसिकली खुशी का दिन है, खुशी मनाएं। ठीक हो गया। सलमा, कोई मैसेज देना चाहेंगे? मेरा मैसेज यही है कि ईद को अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए। ये सो के गुजारने वाले ये चोंचले बिल्कुल नहीं करने चाहिए। एक दफ़ा आता है, भरपूर तरीके से गुजारें और ईद आने से पहले नए नोटों की एक गड्डी ज़रूर लेकर रखें जो बच्चों में भी तकसीम करें, और जो मुझसे बड़े हैं मुझे भी बच्चा कंसिडर करें और मुझे भी ईद थी। मैं ये कहना चाह रही हूँ। कोरे नोटों को मिस कर रहे हैं। Yes, कोरे नोट। जी जी, शहरोज, यही पैगाम है जी कि जो कोरे नाराज़गियाँ हैं, ख़ासतौर पे ख़ानदानों में हम देखते हैं अक्सर बहन भाइयों की नाराज़गियाँ हो जाती हैं। तो ईद एक ऐसा मौका है जो कि सबको एक यकजा करता है, जोड़ती है ये त्यौहार ईद। तो खुशियाँ मनाएं और जो लोग ईद की खुशी में नहीं शरीक हो पाते, खास गरीब गुरबा हैं, उनको अपनी खुशी में याद रखें। ये पैगाम है। नईम साहब, कितनी ईदी देके जा रहे हैं फिर आप? अभी शो तो बाद दसते हैं। शो की बात करते हैं। उन्होंने अभी बैंक से वो नए नोट नहीं निकल पाए ना। साहब जो है ज़्यादा कीमती चीज़ दे के जाएंगे, वो अच्छा। दुआएं हैं।
अच्छा, उससे कीमती क्या है? बिल्कुल ऐसे ही। आप रेस्क्यू के लिए आए हैं नईम साहब के लिए। मेहरबानी जिंगा बिल्कुल साहब। इसी आप के ये साथ सोच खुद रहे भी हैं ये देके हसन जा साहब कि रहा हूं। आपको भी रेस्क्यू करेंगे? मैं भी ये देके जा रहा वो हूं। अपने एडवांस में नहीं वो हसन साहब ने दीदी प्रीएम्प्टिव कंजूसी स्ट्राइक नहीं की करनी है। राम थोड़ा आगे एडवांस चल। प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक थी। अब इख्तिताम पे हनान कुछ सुना दे। जी जरूर। हाँ सांसों में तेरी सांसें मिली तो दिल तो लगने लगे, अल्फाज मेरे मुझसे कहने लगे, हो बाहों में तेरी आके जहाँ दो यूं लगने लगे, अल्फाज मेरे मुझसे कहने लगे, खोया हूँ मैं आगोश में, तू भी कहाँ अब होश में, मखमली रात की होना सुबह, बेइंतहा बेइंतहा यूं प्यार कर बेइंतहा देखा करूं, सारी उम्र तेरे निशान, बेइंतहा कोई कसर ना रहे, तेरी खबर ना रहे, छूले मुझे इस कदर बेइंतहा। वाह 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 वाह, बहुत खूब हनान, बड़ा खूब आपने गाया है। बहुत शुक्रिया हनान आपका भी आने का, और तमाम मेहमानों का शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया है। दिल नहीं करा नशिश खत्म हो, लेकिन इख्तिताम की तरफ बिल्कुल हम बढ़ेंगे। इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे हम एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद एक इंतहाई अहम सेगमेंट है हमारा, जिसमें हमने उन फ्रीडम फाइटर्स को याद रखना है जिनके अहले खाना आज सफ़र कर रहे हैं, जो खुद सफ़र कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि वो आज़ादी की सुबह जो है उसे देख सकें। आज का ईद का दिन भी उनके अहले खाना का कैसा गुजरता है उस पर भी बात करेंगे। यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन कराम, हमारी ईद की ट्रांसमिशन जारी है और अब हमारा जो सेगमेंट है ये इंतहाई अहम है। आज ईद का दिन बहुत से लोग अपने अहले खाना के साथ मना रहे हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनके प्यारे अपनी कौम की आज़ादी की खातिर कुर्बानी दे रहे हैं और आज वो लोग पाबंदे सलासल हैं। उनकी ईदें अकूबत खानों में कट रही हैं और उनके अहले खाना जो हैं वो उनके बग़ैर अपनी ईदें मना रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं यासीन मलिक साहब की अहलिया मशाल मलिक साहिबा, और उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि आज का दिन कितना अहम है, क्योंकि इनके शौहर ने जिस तरह से कुर्बानी दी है कश्मीर की फ्रीडम मूवमेंट के लिए, कश्मीरियों के हक़ के लिए, और आज वो तिहाड़ जेल में पाबंदे सलासल हैं, काल कोठड़ी में हैं, और उनके ईद किस तरह से गुजरती है और उनके अहले खाना किस कर्ब और अजियत से गुजरते हैं। मशाल मलिक साहिबा, अस्सलाम वालेकुम सबसे पहले तो। और जैसे मखदूम ने कहा कि एक अरसा दराज से यासीन मलिक साहब तिहाड़ जेल में पाबंदे सलासिल हैं, उनकी जो कुर्बानी है कश्मीर की आज़ादी के लिए वो सबके सामने है। आज ये दिन जब तमाम लोग अपनी ईद मना रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, मुझे बताइएगा, हमें बताइएगा कि यासीन मलिक साहब जो अपनी ईदें असीरान के साथ गुजारते हैं, और आप बतौर एक वाइफ और आप लोगों के अहले खाना की ईदें जिस तरह से गुजरती हैं वो व्यूअर्स से शेयर कीजिएगा। जी, बहुत अस्सलाम वालेकुम आप सबको, और बहुत बहुत ईद मुबारक आपको और सारे जो भी सुन रहे हैं इस चैनल को, पाकिस्तान, आज़ाद कश्मीर, दुनिया भर के अंदर, क्योंकि ये एक मजहबी त्यौहार है। और जब हम सब इबादत करते हैं इस पूरे रमज़ान के बाबरकत महीने के अंदर, उसके बाद अल्लाह ने ये हम सबको तोहफ़ा दिया है, इतनी दुआएं होती हैं और शैतान को कैद में डाला जाता है और एक रूहानी एक पूरी एक बरकत की कैफियत होती है। तो उसके बाद हर मुसलमान का, चाहे वो जेल के अंदर है, चाहे वो हस्पताल में है, चाहे
किसी भी वो सूरत हाल में गम में है, तो ये एक हमारे सब के लिए जो है एक हमारा फ़र्ज़ है बीइंग मुसलमान कि हम इसको सेलिब्रेट करें चाहे जितनी भी ज़िंदगी मुश्किल हो। और यही मेरी वालदा ने भी हमेशा हमें सिखाया, क्योंकि अक्सर जो 17 इयर्स हो गए मेरी शादी को, तो उसके अंदर हमने हार्डली यासीन साहब के साथ 3 ईदें गुजारी हैं और उसके अलावा जितनी भी हैं वो जुदाई में कटी हैं। तो बस यही होता है कि हर दफ़ा ईद पे यही दुआ होती है कि अगली ईद जो आए तो वो हम सब फैमिली इकट्ठे ईद मनाएं, कहीं भी, चाहे वो मकबूजा कश्मीर में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, कहीं दुनिया के किसी कोने में। हमें काश अल्लाह ताला हमारी ये दुआ सुन ले। तो इसी उम्मीद के साथ हर ईद आती है और फिर उम्मीद होती है कि अगली ईद खुशियों की आएगी। बिल्कुल, और इसमें पाकिस्तान के जो लोग हैं, कश्मीरी जो हैं, सब आपके साथ खड़े हैं, सब आपके अहले खाना के साथ खड़े हैं, क्योंकि आपके शौहर जो हैं वो आज अगर कुर्बानी दे रहे हैं, आपसे दूर हैं, तो वो कश्मीर की आज़ादी की खातिर। इस वक्त ये बताइएगा कि जितने असीरान हैं, बिलखुसूस यासीन मलिक साहब, भारतीय मोदी सरकार जो जुल्म और जबर के पहाड़ तोड़ रही है वो पूरी दुनिया के सामने है। मकबूजा वादी को एक ओपन एयर प्रिजन बना दिया गया है, दुनिया का सबसे हाईली मिलिट्राइज जोन है। और इस वक्त ये बताइएगा कि असीरान जो हैं, जो तिहाड़ जेल में कैद हैं, जो भारत की सरकार का जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं, उनका स्टेटस क्या है? देखिए, ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि सो कॉल्ड आज का दौर जो ह्यूमन राइट्स की बात होती है, इंटरनेशनल लॉ को कोट किया जाता है, पूरी दुनिया में अगर हम देख लें, ख़ास तौर पे कश्मीर और पैलेस्टाइन के अंदर, कि वो तो एक कब्रिस्तान में तब्दील हो गए हैं या अबूत खानों में हैं, वो कैदों के अंदर हैं, नाहक उनको कैद किया हुआ है और इलीगल जो मीन्स के थ्रू उनको अरेस्ट करके जाली मुकदमों के अंदर सज़ाएँ दी जाती हैं। उनको ईदें मनाने का हक़ नहीं है, ख़ानदानों को ईद पे रब्ता करने का हक़ नहीं है, ना उनके साथ कोई ख़त ख़ताबत हो या कोई टेलीफोन पे कॉल हो। हमारे साथ भी यही है। तो बहुत ही एक नाइंसाफ़ी होती है और ये मजहबी हमारा सबका एक राइट है। रिलीजियस राइट्स पे अगर देखें, पॉलिटिकल राइट्स पे देखें, ह्यूमन राइट्स ओवरऑल देखें, और ये जो रमज़ान का एक खूनी रमज़ान का महीना आया है जिसके अंदर हमने वो इंतहा का जुल्म देखा है, चाहे वो ईरान के अंदर जंग के अंदर जो बच्चियों को शहीद किया गया, और दुनिया भर में पैलेस्टाइन में जो कुछ हुआ, मकबूजा कश्मीर में जो कत्लेआम हो रहा है, जो हिंदुस्तान और नेतन्याहू की जो गठजोड़ इसी रमज़ान में हुआ, और उसके बाद एक बहुत बड़े रहनुमा जो थे सुप्रीम लीडर, उनकी भी शहादत हुई। तो जंग बड़ा ही खूनी रमज़ान था और मैं समझती हूँ कि कश्मीर पे और फ़लस्तीन पे इसका और भी ज़्यादा मज़ीद जो है गुस्सा जो है नेतन्याहू और मोदी निकाल रहे हैं, और यही हाल है। वहाँ पे भी अरेस्ट चल रहे हैं, ईद की नमाज़ पे पाबंदी है जिस तरह हर साल होती है, मस्जिदों पे ताले लगाए हुए हैं, प्यारों को अपने जो जेलों के अंदर हैं वो अकेले तन्हा अपनी कैदें काट रहे हैं और जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं, और बेगुनाह जो है वो सज़ाएं काट रहे हैं क्योंकि वो आज़ादी चाहते हैं, वो हक़ खुद इरादियत चाहते हैं, और ऊपर से वो मुसलमान हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उनके लिए सबसे बड़ा जो है वो गुनाह बन जाती है। ईद के दिन तो और भी ज़्यादा आपको पता है अपने प्यारे याद आते हैं और दिल चाहता है कि उनके पास जाएं। हमारे पास तो वो जो शहीदों के कब्रिस्तान हैं, इतने बड़े बड़े कब्रिस्तान हैं मकबूजा कश्मीर में, तो वहाँ पे भी बहुत कम इजाज़त दी जाती है कि लोग वहाँ जाके फ़ातिहा पढ़ें। अब शहीद गिलानी साहब जब शहीद हुए तो उसके बाद उनको जो एक कॉर्डन ऑफ कर दी उनकी कब्र को, और कोई वहाँ पे जा नहीं सकता कि वहाँ पे फ़ातिहा पढ़े। तो यही घर घर की कहानी है। शान मलिक साहिबा, जिस तरह से आपने ख़ुद भी फरमाया कि सिर्फ 3 ईदें आपको गुजारने का मौका मिला यासीन मलिक के साथ, और अब क्योंकि वो कैद में हैं और आप मुसलसल एक जदोजहद कर रही हैं उनकी रिहाई के लिए, और जिस तरह से उनकी कुर्बानियाँ हैं, इस सब के बावजूद आपका जो एक रोल हम देखते हैं कि जिस तरह की आप एक माँ हैं, एक मज़बूत माँ और एक मज़बूत वाइफ, ये ज़िंदगी का कौन सा लम्हा था जिसने आपको इस कदर मज़बूत बनाया? आई थिंक सबसे बड़ा क्रेडिट मैं अपनी वालदा को ही दूंगी, क्योंकि एक तो उनकी शहादत लास्ट ईयर हुई और वो भी रॉ की हमें थ्रेट्स थी और मिस्टीरियसली उनको पॉइज़न दिया गया। जिस तरह हम बात करते हैं, पाकिस्तान अक्सर ये बात करता है कि पूरा दहशतगर्दी का रॉ और आरएसएस का नेटवर्क पूरी दुनिया में, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी कराई जाती है उसके पीछे इनका हाथ होता है, और वही मेजर रीज़न हुआ है ये जो अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान की जो एक शॉर्ट वॉर कह दें या जो भी कि वहाँ उनके स्लीपर सेल्स से, इस तरह ईरान के अंदर भी। तो वालदा ने हमेशा हमें यही सिखाया है, मेरी वालदा ने, कि हम लोगों ने मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी जो है
उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना, और यही है जो हमारा ईमान है, असल ताकत ही यही है हमारा जो फेथ है। और ये हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि हम मुसलमान पैदा हुए हैं, मगर जो सबसे बड़ा टेस्ट है बीइंग अ गुड मुस्लिम एंड अ गुड ह्यूमन बीइंग यही है कि हम मुश्किल के अंदर जो है उम्मीद का दामन ना छोड़ें। और हमेशा से एक ही दर्स दिया गया है कि मायूसी कुफ्र है, और यासीन साहब की भी फ़िलासफ़ी यही है कि ज़िंदगी बहुत छोटी जो है चीज़ है कुर्बान होने की, जब इतने बड़े मकसद हों आज़ादी के, इंसानियत के, इस्लाम के हवाले से। तो कोशिश तो कर रही हूँ अपनी तरफ से कि बच्ची को थोड़ा एक नॉर्मल लाइफ की तरफ हम रखें। इसमें मेरी बहन, मेरी वालदा और हम सब लोग मिल के कोशिश तो करते हैं कि उदासी ना हो, मगर कहीं ना कहीं उदासी तो आपको पता है फ़ील हो ही जाती है बच्चों को, मगर आउटिंग जिस तरह दूसरे बच्चों को कराई जाती है। मगर हमारी कोशिश यही होती है कि जो हमारे कैंप्स हैं, मकबूजा कश्मीर के जो लोग यहाँ पे बसते हैं, जो यहाँ आ गए हैं, हम कोशिश करते हैं कि ईदें हमारी उनके साथ गुजारी जाएं, जो अपने प्यारों से बिछड़े हुए हैं, जो जा नहीं सके उस पार, और उस उम्मीद के साथ यहाँ पर आए थे कि एक दिन मकबूजा कश्मीर आज़ाद होगा और हम अपने घर वापस। तो उनकी और हमारी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं। फिर शहीदों के घरों में जाना, ये भी एक रवायत रही है, और आई थिंक मैं सब पाकिस्तानियों को भी यही कहूँगी, आज़ाद कश्मीर के लोगों को, कि अपनी ईदों के अंदर हम याद रखें उन अजीम शहदा को जिन्होंने अपनी जानों को कुर्बान किया। ख़ास तौर पे हमारी जो फ़ौज है उन्होंने, और जो लोग हमारे मासूम लोग जो हिंदुस्तान की दहशतगर्दी की वजह से पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में शहीद हुए, उनके घरों में हमें ज़रूर जाना चाहिए उनके इस खुशी के मौके पे, क्योंकि अपने प्यारे जो फौत हो गए वो बहुत याद आते हैं। तो उनकी भी हमें जो गम है उनको हमें बांटना चाहिए इस दिन। बिल्कुल, ये एक बड़ा अहम पॉइंट है मशाल मलिक साहिबा। और आज पूरी पाकिस्तानी कौम और कश्मीर के लोग, मकबूजा वादी के लोग, आज़ाद कश्मीर के लोग, सब उन लोगों के साथ खड़े हैं जो उनके लिए कुर्बानी दे रहे हैं, और उनके अहले खाना जो अज़्म हिम्मत का एक पहाड़ बन चुके हैं, जिस तरह से आपकी मिसाल है, दीगर जो असीरान हैं वो उनके अहले खाना जो शोहदा हैं, फिर हमारी फ़ौज के जो जवान आज सरहद पर खड़े हैं, उनको भी आज पूरी कौम का सलाम, और उनके अहले खाना को भी जो अपने प्यारों से ईदें दूर मना रहे हैं इस मुल्क की खातिर और इस मुल्क की बेहतरी की खातिर। बहुत बहुत शुक्रिया। मशाल मलिक साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।